स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आज बुधवार का सत्र और भारतीय बाजारों में 2 दिनों की लगातार बिकवाली के बाद थोड़ी सी रिकवरी लौटती हुई दिखाई जरूर दी। डे लो से करीब 100 पॉइंट का एक पुल बैक देखने को मिला है और 22,300 पर इस समय गाड़ी कारोबार कर रही है। तो क्या हो आपकी रणनीति और स्पेशली किन स्टॉक्स की बदौलत ये पुल बैक आया, उस पर डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इंडेक्स में पुल बैक के क्या इंडिकेशन है। निफ्टी बैंक में भी अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी वो नेगेटिव टेरिटरी से बाहर नहीं आया है। वीरू, निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, पहले तो ये बताएं। हाशना, देखिए निफ्टी में आपको पुल बैक नजर आएगा, लेकिन उससे कहीं स्ट्रॉन्ग पुल बैक, या फिर अब मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो निफ्टी के पुल बैक को स्पॉन्सर करने वाले कुछ ही स्टॉक्स थे, और वो डिफरेंशियल अगर आप निकाल दें तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये सुबह फर्स्ट टिक से हर्ष था, आई थिंक मैंने ही कैच किया था सुबह सबसे पहले, और ये दूसरे तीसरे नंबर पे कॉल भी गई थी। रिलायंस का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर से जो पुल बैक आया, उसने निफ्टी की तेजी को आई थिंक स्पॉन्सर किया। अदरवाइज अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो सुबह से रत्ती भर कॉन्फिडेंस नहीं था, और मेरी क्लियरली अप्रोच थी का आज सुबह भी, और जो ट्रेड अभी स्क्रीन पे प्ले आउट होके गया, सुबह के लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे, क्या हमने अप्रोच तय की थी। देखिए कल जो ब्रेकडाउन था वो था 432 का, वो क्या था, मतलब 22,432, वो था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टेक्निकली उसके ब्रीच होने तक, जब तक आप उसको रीगेन ना कर लें, उसके ब्रीच होने तक, तब तक आपको सेल ऑन राइज करना है। मेरी क्लियर अप्रोच थी, बिलो 22413 आपको सेल करना है जब तक ये ट्रैजेक्टरी पार नहीं हो रही है। बट ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ, ट्रेड्स को शॉर्ट को कवर कहाँ करना है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके शॉर्ट ट्रेड पर पुल बैक जनरेट कर सकते हैं, यानी आपको कवर कहाँ करना है, बेस लेके आइएगा। एक थी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी, वो क्या थी, करीब करीब 22,241, प्लीज जरा आप लेके आइएगा, यस 232 और 167। आज का हमारा इंट्राडे लो इसी बेस के भीतर रहा हर्षदा, एग्जैक्टली इस पॉइंट के बीच में रहा। तो सुबह का ट्रेड शॉर्ट कवर के लिहाज से और हायर लेवल से सेल करने के लिहाज से अब तक ठीक ठाक रहा है। मैं आपको हर्षदा स्टैट्स दिखाता हूं, जो कल एक्सपायरी है ना उसके स्टैट्स दिखाता हूं। 6 कॉल्स और पुट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे। अभी भी ये बाजार भले ही आज कुछ सेगमेंट्स अच्छे कर रहे हो, रिलायंस अच्छा कर रहा हो, लेकिन बहुत कन्विक्शन बटोरने में अभी नाकामयाब है। आप देखिए हर्षदा 22,400 की कॉल, जिस क्लस्टर में आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां पे आउटस्टैंडिंग वाई 80 लाख का है, एंड दैट्स ह्यूज। और 22,500 पे करीब 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई, यानी इस 100 पॉइंट के दायरे में करीब 1 करोड़ 80 लाख कॉल खड़े हैं, प्लस आपका फॉलिंग 20 डे में। और नीचे अगर कोई पुट कल और आज में एक सिग्निफिकेंट रिस्पेक्ट रीगेन कर रही है तो वो है 22,200 की। तो हर्षदा, मैं अभी ट्रेडर्स को इस वक्त यही कहूंगा कि ट्रेड चैनल वही परसिस्ट करती है जो कि सुबह थी, जो मॉर्निंग कॉल में डिस्कस की गई थी। इट्स 22413, अ परफेक्ट ट्रेजेक्टरी फॉर गोइंग शॉर्ट और शॉर्ट ऑन राइज। और वो ट्रेजेक्टरी जहां पे अपने शॉर्ट स्ट्रेट को आपको कवर करना है, वो वही है जो सुबह डिस्कस की गई थी। दैट्स 22241, यानी आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 22180, यानी 22,200 का पुट राइटर। तो मेरे को हर्षदा एज ऑफ नाउ ये इस चैनल को दिखाई दे रही है मेरे को, मैं इससे बाहर की बात नहीं करूंगा। अगर बाजार में अच्छी रिकवरी आनी है, ये रिकवरी रिलायंस से हटकर और कहीं आए, तब जाके आप 416 और 420 के अगर क्लस्टर को निकालें, यानी 22,420 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करें, तो 80 पॉइंट 120 पॉइंट कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हर्षदा, कन्विक्शन ऊपर की तरफ जो लौटेगा ना, वो है 22,420 के बाद। तब आप कह सकते हैं कि आप सेल ऑन राइज की ट्रैजेक्टरी से निकल के बाहर आ चुके हैं हर्षदा। और निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक हर्षदा, अभी कुछ देर पहले से जरा एक पुल बैक एसबीआई में आया तो थोड़ा ठहर भी गया, अदरवाइज कॉन्फिडेंस यहाँ भी नहीं है। स्पेशली अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखें हर्षदा, ये वो स्ट्रक्चर है जो सुबह सुबह डाउन साइड खोल रहा था 1483, अभी भी कुछ देर पहले इसमें कोलैप्स आया और ये डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास चला गया। मैं मतलब निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, देखिए एसबीआई एक, अगर आपको तेज़ी खेलनी है और अगर आपको मतलब लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना है, तो
जैसे रिलायंस वहाँ पे एक एडवांटेज क्रिएट कर रहा है, एंड सेम इज द केस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लोजर टू इट्स अर्निंग वो SBI है हर्षदा, जो कि एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, अदरवाइज नहीं, बाकी स्टॉक फ्यूचर्स नहीं। आप जरा देखिए सुबह मेरी अप्रोच क्या थी, 48,300 48,500 ये ट्रेजेक्टरी जब तक नहीं निकलती तब तक आपको सेल एंड राइज करना है। 48,300 पे क्या है, कॉल आइटर। 48,200 300 500 के बीच में क्या है, कॉल आइटर्स। और आपको अपने सारे ट्रेड्स को कवर करना है 48,086 और 47,920 पर। अब तक वो अप्रोच बिल्कुल ठीक रही है, छोटा सा ही दायरा था हमारे पास, कॉल राइटर्स का जोन और पुट राइटर्स का जोन। बट मैं फिर कह रहा हूं हर्षदा, अभी तक बैंक निफ्टी पे मेरे पास कॉन्फिडेंस रखती पर नहीं है। और मैं फिर एक बात कहूंगा कि अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 48,086 या फिर 47,920 टूटता है तो सेकेंड बेस के स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे, एंड दैट्स एग्जैक्टली 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं अभी अपनी नेकआउट करके ये नहीं कहूंगा कि आप बाय कर लीजिएगा। बाय करने के लिए निफ्टी को स्ट्रांगली 22,420 के ऊपर जाना जरूरी है, और ठीक उसी तरीके से बैंक निफ्टी को 48,500 के जोन के ऊपर टिकना जरूरी है। टिल द टाइम दोनों ही इंडस्ट्रीज पे जो आपने RS1 नोट कर रखे हैं उसके नीचे सेल एंड राइज की अप्रोच रहेगी, और बेस 1 के आसपास दोनों इंडस्ट्रीज को कवर करने की अप्रोच रहेगी। और अगर मुझे स्ट्रेंथ पे फोकस करना है तो हर्षदा, वो मैं रिलायंस पे देख रहा हूँ, वो मैं SBI में देख रहा हूँ हर्षदा। चलिए स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर इंडिविजुअली आज बड़ा एक्शन बनता दिखाई दिया है। कंस्टिंग अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है और निफ्टी भी नेगेटिव में है। आपके लिए लेकर आते हैं लूजर्स, और डॉक्टर रेड्डीज में आज नॉक लगा है नंबर्स के बाद, 3.5% का नुकसान। एशियन पेंट के नंबर्स कल आएंगे, उससे पहले 2.5% नीचे। HUL में आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग, और बैंकों में HDFC बैंक में करीब 1.5% तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। वोल्टास नंबर्स के बाद गहरी मार, पिडिलाइट में भी 4% की गिरावट। SRF कल नंबर्स हमने देखे, खराब परफॉर्मेंस, और आज टोला इन्वेस्टमेंट में कुछ करेक्शन देखने को मिला है। तेजी कहां हो रही है तो कोल इंडिया, BPCL जैसे काउंटर्स, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, सरकारी कंपनियों में अच्छी तेजी है। आज टाटा मोटर्स भी तेजी का हिस्सा बनता हुआ आज। REC PFC में एक पुल बैक, और इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे। भारत फौज के नंबर्स और कमेंट्री अच्छी रही, कुछ ही देर पहले आई थी 7% ऊपर, और क्रॉम्पटन में हमने देखा है आज कंटिन्यूसली तेजी की पोजीशंस आती हुई, करीब 5% तक का इजाफा इधर भी बना है। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक का पूरा एक्शन है। अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। हमारा पैनल एकदम तैयार है आपके ट्रेड्स के लिए। गौरांग से लेंगे एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, प्रकाश आपको बताएंगे टेक्निकल कॉल, इनके साथ मानस, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, अमित सेठ और विकास सालुंखे रहेंगे। 2:15 बजे बात करेंगे आज के बिग मूवर्स की, PFC, REC और ऑफकोर्स भारत फौज की भी। 2:20 पर ऑफकोर्स भारत फौज भी फोकस में रहेगा। 2:30 बजे लक्ष्मण से जानेंगे कि FM ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जो सरकारी कंपनियों के बारे में बयान दिए हैं वो कितने पॉजिटिव हैं। 2:35 पर फोकस रहेगा एशियन पेंट और SBI के नंबर्स जो कल आएंगे उस पर आशीष को जोड़ेंगे। फिर सुमित आएंगे HPCL, BPCL, एस्कॉट्स और MGL की बात करने के लिए। 2:50 पर आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शनॉय। फिर डीलिंग रूम का जायजा, BTST ट्रेड्स और क्लोजिंग। ओके, तो चलिए आपने हर्षदा से इस पूरे कार्यक्रम के क्रम को समझा। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। याद रखिएगा ये बाजार अभी भी एक रेंज में ट्रैप्ड है विद एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। तो प्लीज़ हम इस कार्यक्रम को करेंगे, हर्षदा और मैं ट्रेड्स भी लेंगे, लेकिन अपनी पॉकेट और उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए ट्रेड्स कीजिएगा। प्रकाश सर से पिक करते हैं ट्रेड। प्रकाश सर, आज का दिन कैसा लगा पहले तो आप बताइए। ट्रेडिंग के लिए अच्छा था, और अभी का आपका ट्रेड क्या रहेगा? हाँ, लेटर पार्ट में ट्रेडिंग सेशन अच्छा था। अर्ली मॉर्निंग में जो डिप मिला था वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अब तक मुझे कन्विक्शन नहीं है। अब तक ये रिएक्टिव अपमूव लगता है। अब तक स्ट्रक्चरली स्टिल वीक है, लेकिन हमको स्टॉक स्पेसिफिक होना है। और क्या स्टॉक स्पेसिफिक मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है एस्कॉट्स। इसमें तेजी है, थोड़ा स्ट्रेच है, कोई बात नहीं। ट्रेड कर रहा है 3545, टारगेट 3600 का है और स्टॉप होगा 3510 का, ज्यादा नहीं। तो यस, एस्कॉट्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, एस्कॉट्स पे ध्यान दीजिए 3554 पे। ये ट्रेड आपने पिक किया। मानस, आपका ट्रेड इस वक्त का? वीरेंद्र जी, क्रॉम्पटन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव था, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो क्रॉम्पटन पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 334 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 350 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। क्रॉम्पटन में ये कैश लेवल्स हैं।
अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 340 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 14-15 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर 11 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 23 रुपए के टारगेट सेट करिए। क्रॉम्पटन एक और तेजी वाला ट्रेड इस समय बनता हुआ, स्टॉक वैसे भी आज 5% ऊपर है। 340 का आप कॉल लेकर जा सकते हैं, ये मानस की राय है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए लॉन्ग थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, लॉन्ग में पैसा नहीं बन रहा है, दैट इज द मेन कॉज। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा एक सेल ट्राई करूंगा मैं। आई वुड लाइक टू शॉर्ट इंडसइंड बैंक। आज इसका स्ट्रक्चर वीक हो चुका है, 200 डीएमए के नीचे ट्रेड हो रहा है, शॉर्ट बिल्टअप है, तो ओवरऑल देख के लगता है कि अगर थोड़ी रिस्क ले तो ट्रेड बन सकता है। तो स्टॉप लॉस होगा इसका 1470 का, 1470 का स्टॉप लॉस रखे और इंडसइंड बैंक को बेचे। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1400 का, 1400 यानी 50 रुपीज का फॉल आना चाहिए। लेकिन अगर आपको प्योर स्विंग ट्रेड लेना है तो 1422 1422 का पहला टारगेट होगा और 1400 दूसरा टारगेट होगा। तो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड यहाँ पर 1422 पहले और 1400 की तरफ फिसल सकता है ये काउंटर। ये शॉर्ट साइड का ट्रेड है। अमित, आपका ट्रेड क्या है, तेजी या मंदी? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मैम इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा एक अल्ट्राटेक में शॉर्ट। अल्ट्राटेक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो डे बाय डे ये वीक होते जा रहा है और आज इसने अपना एक अहम मूविंग एवरेज 50-100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया है, तो इसमें यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली बढ़ सकती है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 9585 का, तो इसे शॉर्ट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 9385 और लगभग मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 9685 रुपीज का। ओके, आपका ट्रेड हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए अब ये बाजार कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रकाश सर का बाय, मानस का बाय, राजेश जी का सेल, अमित जी का सेल। अब देखते हैं ऊँट करवट किस बैठता है। विकास जी से पूछते हैं। विकास जी, फाइनली आपको कॉल लेनी है यहाँ पे। आप क्या पिक करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट? जी हाँ, मैं भी शॉर्ट करूंगा क्योंकि मुझे भी लगता है कि मार्केट में जिस हिसाब से आज ट्रेड देखने मिला, मुझे नहीं लगता है कि जाते जाते यहाँ पे थोड़ा बहुत अपसाइड देखने मिल सकता है कि नहीं, यहाँ पे शॉर्ट नहीं। लेकिन स्टॉक बहुत सारे ऐसे दिख रहे हैं कि वहां पे वापस एक शॉर्ट बिल्ड होते हुए दिखने मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस मुझे वीक लग रहा है। अगर आप देखोगे तो उसके जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ब्रेक होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फ्यूचर है 2470 के नीचे फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस को यहाँ पे मैं सेल लेके जाऊंगा। नीचे में 2370 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं और ऊपर में 2520 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के इसको सेल करना है। आज के पूरे दिन में अगर देखोगे तो ये स्लोली ये काउंटर नीचे आते होते देखने मिल रहा है और वापस ही कल के लो के आसपास आके बैठा है। तो मुझे लगता है कि 2470 के नीचे ये वीक है और फिलहाल उसके नीचे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 2370 के टारगेट के लिए इसको सेल शॉर्ट कॉल लेके जाना है। ऊपर में 2520 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा एक शॉर्ट कॉल लेना है। ओके, तो 5 में से अगर आप निष्कर्ष निकालें तो 3 के साथ अभी के लिए बेस जीत रहे हैं। बट अगर मैं छठा इंसान और जो इस कार्यक्रम में मेहमान हैं उनको मिला लूँ, वो फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं, तो मेरे ख्याल से इवनली पॉइज हो जाएगा। गौरांग शाह, अब वो शॉर्ट तो करेंगे नहीं, लॉन्ग करेंगे। वो क्या पिक कर रहे हैं, आइए पूछते हैं। गौरांग जी नमस्कार, क्या पिक कर रहे हैं आप? नमस्कार और सादर प्रणाम आप सभी को हमारे तरफ से और शुभ दिन आप सभी को। वीरेंद्र, कभी कभी संतुलन बना करने का भी बहुत जरूरी होता है। पलड़ा कभी भी एक तरफ झुक जाता है तो परिस्थिति कमजोर होने की संभावना है, तो वो संतुलन बनाने के मैं प्रयास कर रहा हूँ। पावर ग्रिड, आपको याद होगा पिछले 2-3 दिनों से ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां जो वित्तीय सहायता करती है, उनकी काफी कुछ पिटाई हुई थी उस एक टिप्पणी से कि आपको जनरल प्रोविजनिंग 5% बढ़ानी होगी। ये एक प्रस्ताव था और आज देखिए आप, पावर ग्रिड को लेकर के, पीएफसी को लेकर के, आरईसी को लेकर के, आईरिडा को लेकर के, सभी में ऊपर के तरफ के दायरे। तो पावर ग्रिड को पसंद करूंगा मैं, क्योंकि ये कंपनी ऊर्जा वितरीकरण तो करती है, लेकिन सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा यानी कि सोलार एनर्जी में भी ये धीरे धीरे करके अपने नक्शे कदम रख रहे हैं। मौजूदा स्तर करीबन 301 302 के आसपास का, 345 350 तक के लक्ष्य मध्यम से लंबी अवधि के लिए हमें नजर आता है।
ओके, पावर ग्रिड को आपने बाय किया तो यहाँ पे 6 कॉल्स पूरी हो चुकी हैं। पावर ग्रिड से फंडामेंटल कॉल, बाय कॉल, ये कोई डे ट्रेड नहीं, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ट्रेड है। बाकी अगर आप देखें, एस्कॉट्स बाय, क्रॉम्पटन बाय, इंडसइंड बैंक सेल, अल्ट्राटेक सीमेंट सेल, श्रीराम फाइनेंस सेल। अब एक दो जरा स्ट्रॉन्ग मतलब प्राइस बिहेवियर्स को पहले देखते हैं। आज स्ट्रॉन्ग मूव कहाँ पर है? भारत फौज इज़ एट ऑल टाइम हाई, ये इसके करियर का सर्वश्रेष्ठ स्तर है। REC PFC पे कुछ देर में मैं डेडिकेटेड डिस्कशन करूंगा यतिन के साथ, तो अब इसको छोड़ देते हैं। और कुछ काउंटर्स जो कि आज बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, लेट्स ब्रिंग ABB एट ऑल टाइम हाई 7141 पे ट्रेड करता हुआ। आज वोडाफोन आइडिया में स्ट्रेंथ है, थोड़ी सी बायोकॉन में स्ट्रेंथ है, सिमेंस कैपिटल गुड्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। बट कैपिटल गुड्स में ही L&T का बिहेवियर, आई थिंक सुबह मैंने मानस के साथ डिस्कस भी किया था, बहुत ही ख़राब है। मानस अब फाइनली थोड़ी सी रिकवरी है, लोअर शैडो थोड़ी सी वाइल्ड होती हुई। क्या ये एक सीरियस पिवट पॉइंट है रिवर्सल का L&T में? नहीं, मेरा समझना है कि थोड़ी रिकवरी और होने दें। अगर ये 35-34 के ऊपर ट्रेड करने लगे, जहां पर 10 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड करने लगे, तब शायद आपको एक सीरियस बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आपको शायद ये 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो अभी थोड़ा वेट करें। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है आज, तो 33.75 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। बट मेरा समझना है कि ट्रेंड तो अभी भी वीक ही लगता है, इसलिए हाई लेवल पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर का रिस्क रहेगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई तो छोटे मोटे प्रॉफिट पे यहाँ पर निकल जाए और एग्रेसिव होकर खरीदारी 35-34 के ऊपर करें। 534 के ऊपर ही खरीदारी की जाए, इस समय नहीं। नतीजे आने दीजिए, आज शाम को आ जाएंगे, कल उसका डिटेल में सुबह में विश्लेषण हो जाएगा, फिर वो ट्रेड लेंगे तो बेहतर है। अच्छा, आज जो बड़ा झटका लगा है वो एक तो पिडिलाइट और दूसरा वोल्टास की तरफ से। कल एशियन पेंट के नंबर्स आएंगे, उस पर आगे जब आशीष जुड़ेंगे डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन गौरांग, पिडिलाइट के केस में नंबर्स में ऐसा कुछ वैसे बुरा है नहीं। इनफैक्ट कमेंट्री तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगी कि ग्रामीण मार्केट्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं अर्बन के सामने। वॉल्यूम ग्रोथ इनकी अच्छी है, थोड़ा बहुत मार्जिन इम्पैक्ट आया होगा तो होगा। आज का डिप क्या मौका दे रहा है स्टॉक में तेजी करने का? क्या कुछ कन्विक्शन है इधर? मेरे ख्याल से आज सुबह कोई किसी गोरे विदेशी संस्थागत निवेशक ने पिडिलाइट पर बिकवाली की भी राय दी थी, अगर मेरी जानकारी सही है तो। और मैं भरोसा करता हूँ मेरी बुद्धिमत्ता का और मेरे विश्वास का और मेरे जो ज्ञान है कंपनी को लेकर के। तो बुनियादी तर्क के आधार पर पिडिलाइट पर आज के तारीख में हमारी खरीदारी की राय है। और मैंने सुबह ये भी कहा था, किसी एक शो पर था, कि अगर इस विदेशी संस्थागत जो रिपोर्ट बिकवाली की निकाली उसके कारण अगर नीचे की तरफ दायरे दिखते भी हैं, जो कि दिख रहे हैं, करीबन 4-4.5% की गिरावट, तो वो खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। और 2-3 प्रोडक्ट्स इनके ऐसे हैं हर्षदा, जो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़े पावरफुल ब्रांड्स हैं और इनकी प्रतिस्पर्धा में कोई दूसरा ऐसा प्रोडक्ट बाजार में है नहीं। तो ठीक है, थोड़ी बहुत मायूसी दिख रही है, लेकिन हम खरीदारी की राय बिल्कुल देंगे पिडिलाइट पर लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर। लॉन्ग टर्म के लिए एक बाय कॉल दे रहे हैं, लेकिन पिछले एक महीने में एक अंडर परफॉर्मर रहा है। अमित, 7.5% करेक्ट कर चुका है इन द लास्ट 1 मंथ। क्या 2800 पर फिर खरीदारी का लेवल करीब आने लगा है या नहीं? जी मैम, एक बार इसको अवॉइड करेंगे, खरीदारी नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि आज की जो कैंडल है वो काफी स्ट्रांगली बेरिश है, वॉल्यूम्स काफी हाई है। ये बात सही है कि स्टॉक 100 EMA पे रेस्ट कर रहा है, लगभग 2780 2800 के आसपास है। कल के सत्र में थोड़ा देखना पड़ेगा, अगर वो स्लिप करता है तो बिकवाली बढ़ेगी। बाइंग का भी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, और अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है और अभी तक नहीं निकले हैं, तो अगर 2800 के लेवल टूटते हैं तो डेफिनेटली निकल जाए यहाँ से। अगर 2800 के लेवल्स टूटेंगे तो आप एग्जिट करेंगे। ये फिलहाल आपके लिए राय पिडिलाइट पर। देखते हैं, गौरांग को तो लग रहा है कि शायद और गिरावट आए तो खरीदारी का मौका है। लेट्स सी ये स्टॉक कहां पर जाकर स्टेबल या स्टेडी होता दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं आज के 2 स्टॉक्स की, जिसमें इस पूरे हफ्ते काफ़ी एक्शन रहा है। REC PFC पिछले हफ्ते के हीरो थे, फिर इस हफ्ते के पहले 2 सत्रों में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। आज एक पुल बैक ट्रेड है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली आज की कॉन कॉल में क्या कहा गया और किस बात को लेकर क्लैरिटी आई है कि फिर तेजी वाले हाथ आए हैं? यतिन हमारे साथ है। यतिन, बताइए।
तो देखिए पीएफसी आरईसी ऑब्वियसली फोकस में है, क्योंकि थोड़े दिनों पहले जो आरबीआई के ड्राफ्ट रेगुलेशंस आए थे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को लेके, उसके बाद शेयर्स में 8-10% तक का करेक्शन था। लेकिन आज आरईसी ने एनालिस्ट कॉन कॉल किया, जहां ग्रोथ के बारे में रीइटरेशन तो किया है कि अच्छी ग्रोथ मिल रही है, अच्छे डिमांड आपको पावर सेक्टर से आ रहे हैं, लेकिन जो आरबीआई के अधिनियम्स हैं और जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री मार्केट को शायद पसंद आ रही है। आरईसी का कहना यह है कि ये आरबीआई की ड्राफ्ट गाइडलाइंस है और इंडस्ट्री अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन करेगा आरबीआई को। एक कमेंट्स जो पब्लिक डोमेन में देने होते हैं वो इनपुट्स रेगुलेटर को देंगे। और ऑब्वियसली जो 5% एडिशनल प्रोविजनिंग होने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जो इम्पैक्ट कर सकती है, वो इम्पैक्ट दो तरीके से कर सकती है। एक पीएनएल अकाउंट से, एक आपके जो बैलेंस शीट है उसमें से आप प्रोविजन कार्व आउट कर सकते हैं। आरईसी का मानना यह है कि ये ज़्यादातर इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो पीएनएल अकाउंट में हिट आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, नंबर 1। नंबर 2 के जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है लोन्स का, वो ज़्यादा करके लोन्स जो है भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गारंटीड होती हैं, तो इस केस में आरबीआई की प्रोविजनिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। इनफैक्ट इनको लगता है कि टियर 1 कैपिटल पे भी जो इम्पैक्ट होगा वो 3 साल में आपको थोड़ा थोड़ा आता हुआ नजर पड़ेगा, एक साथ कोई बड़ा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है बैलेंस शीट में। तो क्लियरली ये सारे मुद्दों पे जो मैनेजमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दिया एनालिस्ट कम्युनिटी को, शायद उसी वजह से शेयर में आज 5 से 7% की आप शुरुआती तेजी देख रहे थे। ओके, एक बहुत अच्छी तेजी और एक अच्छी खासी रिलीफ रैली बनती हुई दिखाई दी है। गौरांग, तो अब मैनेजमेंट भी कह रहा है कि ज़्यादा हिट नहीं आएगा, इसको लेकर काफ़ी संदेह बना था स्ट्रीट पर। ये रीसेंट करेक्शन एक मौका है तेजी करने का फिर? हर्षिता, संदेह पैदा होने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि ये प्रपोज्ड गाइडलाइंस थी, लेकिन लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये वास्तविकता में होगी और जमीन स्तर पर। और मैंने ये भी कहा था हमारे ही चैनल सीएनबीसी आवाज और हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी बाजार पर कि इसको लागू करने से पहले मेरे ख्याल से सरकार के तरफ से और जितने भी स्टेक होल्डर्स है, इनके साथ वार्तालाप किया जाएगा, आत्मचिंतन किया जाएगा कि ये करने से क्या कितनी बड़ी बाधाएं जो निर्माण कार्य की प्रक्रिया सरकार शुरू कर रही है और जो भारत को एक सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनाने का प्रयास कर रहा है, उसमें किस प्रकार की असर पड़ेगी। और ये चीज हमने बताई थी तभी कि ये एक प्रपोजल है, शायद इसमें थोड़ा बहुत फेरबदलाव किया जाएगा। मैं अब भी यही कहूंगा अर्शदा कि जो भी ऊर्जा उत्पादन करने वाली क्षमताओं को वित्तीय सहायता करने वाली कंपनियां हैं, जो भी ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनियां हैं, ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं, ये जो हम बढ़त देख रहे हैं, ये सिर्फ 3-6 महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये आने वाले 3 से 5 साल तक आप देखिएगा किस प्रकार के इस क्षेत्र का, यानी कि ऊर्जा से जुड़ी हुई क्षेत्रों का काउंटर डिपेंडेंट सेक्टर्स की आपको बढ़त आने वाले समय में दिखाई देगी। और ये जो ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप IREDA को ले लीजिए, आप REC को ले लीजिए, आप PFC को ले लीजिए, इनके पास इतने सारे ऑर्डर बुक है कि इनका काम इतनी छोटी अवधि में खत्म नहीं होगा, इनको और भी काम करना पड़ेगा। तो ये सब मजबूत और सक्षम कंपनियां अर्शदा, मेरे ख्याल से आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और आज ऑफ कोर्स कॉन कॉल में भी सफाई आ चुकी है, तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता हुआ। अच्छा, एक और स्टॉक जहां पर नंबर्स आ चुके हैं, भारत फोर्ज, और नतीजों के बाद स्टॉक करीब 8% ऊपर है। नंबर्स अच्छे रहे हैं, लेकिन नंबर्स के साथ साथ कंपनी ने इनफैक्ट कुछ आउटलुक भी दिया है। यतिन, बताइए भारत फोर्ज का मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है FY25 को लेकर? सो आई थिंक जो रिजल्ट्स आए हैं लार्जली इनलाइन रिजल्ट्स हैं हर्षदा, और जो मैनेजमेंट कमेंट्री मुझे लगता है उसकी वजह से आज स्टॉक में ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर हम एबिटा की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ 35% की ग्रोथ थी, हालांकि शिपमेंट टनेज जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी उसकी बदली डी ग्रोथ आई है। शायद इसके लिए जो रिजल्ट जब आए तब स्टॉक में थोड़ा बहुत आपने प्रेशर देखा, लेकिन बाजार ने जो है वो जो सिल्वर लाइनिंग गिनी है वो डिफेंस कारोबार की, और मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो डिफेंस कारोबार है वही एक सेवियर रहा है पूरे के पूरे अर्निंग्स में भारत फोर्ज के लिए। अगर हम डिफेंस ऑर्डर्स की बात करें तो कंपनी का बयान ये है कि 5200 करोड़ रुपए के आसपास, यानी 5192 करोड़ रुपीस के आसपास की ऑर्डर बुक डिफेंस कारोबार में है। इंडियन जो फोर्जिंग बिजनेस है उसके अंदर 1350 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं, और जो ऑर्डर बुकिंग FY24 में आपने देखी है वो 4 गुना ज़्यादा है FY23 के मुकाबले, बिक्री की मैं बात कर रहा हूँ। और जो मैनेजमेंट का बयान आया है, बाबा कल्याणी का मानना यह है कि जो FY25 का कंसोलिडेटेड प्रदर्शन है
वो काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है FY24 के मुकाबले। इनफैक्ट जो ओवरसीज इकाइयाँ हैं, खास करके एल्यूमिनियम फॉर्जिंग्स, यहाँ आपको टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई देगा। और क्योंकि ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ और डिफेंस कारोबार से कंट्रीब्यूशन आएगा, तो FY25 की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन भी बहुत ज़बरदस्त आने वाले। कॉन्फ्रेंस कॉल जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ऑन है, लेकिन हाँ, बाजार को शायद ये डिफेंस कारोबार की ऑर्डर बुकिंग और मैनेजमेंट का 25 का आउटलुक बहुत पसंद आ रहा हुआ दिखाई दे रहा है, और शायद इसीलिए स्टॉक में आज 8% की तेजी आप अभी देख रहे हैं। 8% का मूव, वो नंबर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस कॉल या फिर कमेंट्री के बाद साफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। गावा जी, लेंगे क्या? 1340 के आसपास आ गए। नहीं, लेने के लायक है बिकॉज स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया बेस बजाज भारत फोर्ज का है, करीब अराउंड 1250-1300 जोन। और जो आज का मूव है ये कंटिन्यूएशन मूव है ऑन अ हायर टाइम पे, ट्रेड कर रहा है 1335 पर, ये तो 1500 जाएगा डेफिनेटली, मैटर ऑफ टाइम। लेने लायक है। 1250 अगर कोई स्टॉप लगा चले, ना लगाए तो भी चलेगा, बेहतर है। तो यस, भारत फोर्ज इज अ बाय। जैम। और इस बीच जरा देखिए 2 बजे जो हमने वो शॉर्ट एंड राइज की अप्रोच ली थी, इंडेक्स पे झूला और करीब 22,250 की ट्रैजेक्टरी तक आया। मैं यहाँ पे इस वक्त इसको इसलिए छेड़ रहा हूँ क्योंकि ये दिमाग में बिठा लीजिए अपने कि 50 डेमा है तो है, 250-240 के जोन में 50 डेमा आ रहा है। तो ऊपर से अगर आपने एक शॉट आजमाया तो वो शॉट भी आपको ठीक ठाक पैसे दे रहा है। 380 तक का हमने स्विंग हाई काटा, 414 लेवल था। शॉर्ट ट्रेड्स को चेक करते चले। क्या देखा आपने कुछ देर पहले 2 बजे के आसपास, क्योंकि 22,200 पे पुट राइटर है, कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी से पहले अगर एक ऑलरेडी बहुत बड़ा स्विंग आता है तो पुट्स के ओआई बढ़ने लगते हैं। तो ट्रेड्स को चेक करते चले, अगर 100, 125, 50, 60, 70 पॉइंट शॉर्ट पे मिल गए हैं तो उसको एक बार स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट्स को बुक करते चले। 230-240 के रेंज में अभी भी आपका 50 डे एक्सपेंशन विच परसिस्ट करता है। अच्छा, बैंक निफ्टी भी जीरो पर आ चुका है, करीब 48,033 पे। मैं कुछ ट्रेड्स अब शॉर्टिंग के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार आप लेके आइए मन्नापुरम फाइनेंस। हमने अप्रैल लास्ट वीक में, सेकेंड लास्ट वीक में देखा था कि गोल्ड प्राइसेस जब बहुत फर्म थे, एक बहुत बड़ा मूव आया था, लेकिन अब वो सरेंडर होता हुआ फाइनली मन्नापुरम फाइनेंस, अमित जी, अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ता हुआ। और ये एक टेंडेंसी रही है, अगर आप इसके चार्ट को हिस्टोरिकली रीड करें, 50 से लेकर 100 और इवन 200 तक का जो स्विंग होता है वो बहुत ही शार्प होता है। 184 पर आपका प्राइस आउटलुक क्या है किसी भी शॉर्ट ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से? जी, स्ट्रक्चर तो देखा जाए वीक है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस लिया लगभग 195-200 के लेवल पे, ये दूसरी बार 1 से 1.5 महीने में लिया है, वहीं से रिवर्स किया। आज के सत्र में हमने देखा है कि स्टॉक ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया है। तो लॉजिकली जिस हिसाब से नेगेटिव स्ट्रक्चर और शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें तो ये इसका 100 एमआ लगभग 177-176 के आसपास है। मुझे लगता है कि स्टॉक उस लेवल्स तक के लिए जा रहा है। स्टॉप लॉस इस ट्रेड का हम रखेंगे लगभग 188 रुपीज का, और टारगेट्स लगभग 177 के आसपास इसके आते हैं। 177 तक, यानी कि कुछ और थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। 7 ट्रेडिंग सेशंस में अकाउंट आप देख रहे हैं करीब 8% करेक्ट कर चुका है, तो दबाव में रहा है ये, और शायद 177 के लेवल्स भी टेस्ट करेगा। आगे कुछ वीकनेस आ सकती है। अच्छा, कुछ देर पहले वीरू LNT मेंशन कर रहे थे, नंबर्स तो आने वाले हैं आज, उसका इंतजार किया जाए, लेकिन चार्ट्स पर विकास साहब की अगर नजर गई हो, ABB, सीमेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक पुलअप देखने को मिला है। मैं लगे हाथ भेल भी देख ली तो भेल में भी करीब 2% का इजाफा। तो LNT एक तरफ, नंबर से पहले यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन, लेकिन भेल, सीमेंस, ABB कोई अपॉर्चुनिटी है क्या ट्रेड की? जी, अगर LNT की बात करो तो मैंने अपने शो पे लास्ट वीक में इसको सेल कॉल जनरेट किया था। यहाँ से ऑलमोस्ट उस टारगेट तक आ चुका था, 3400 के आसपास का लो बना चुका है। तो ये एक यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल रहा था, तो उस सपोर्ट के आसपास तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। बट अगर कंपैरेटिवली बात करो तो मुझे सीमेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग लगता है यहाँ पे, जिस हिसाब से इसमें जो ट्रेंड देखने मिल रहा है लास्ट कुछ दिनों से, और यहाँ से हमने देखते ही जा रहे हैं कि ऊपर की तरफ का जो ट्रेंड है अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट दिखा रहा है। तो मुझे लगता है ये वापस 6440 के आसपास, यानी 6440 के आसपास की एक अपसाइड के टारगेट के लिए भी इसको होल्ड करके जा सकते हैं। यहाँ से अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा।
दूसरी बात करो तो एबीबी भी यहाँ पे सेम चार्ट पैटर्न फॉलो करते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ पे भी 73-80 के आसपास की प्राइस एक्सटेंशन के जो टारगेट निकाल के आ रहे हैं, तो दोनों भी काउंटर बहुत पॉजिटिव साइड देखने मिल रहे हैं। एलएनटी हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे वीक दिख रहा था लास्ट कुछ दिनों में, बट वो रिट्रेसमेंट उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो 3400 के आसपास इसमें एक सपोर्ट देखने मिल रहा है। आज के दिन में वहां से एक पुल बैक रैली देखने मिल रही है, लेकिन देखना जरूरी कि ऊपर में जो 100 डीएमए और 50 डीएमए जो देखने मिलेगा 3540 और 3550 के आसपास के एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इस काउंटर में देखने मिल सकते, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो ये एक अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो एक रेंज यहाँ पे एलएनटी में देखने मिल सकती है। एलएनटी में खैर अर्निंग्स के बेहद नज़दीक खड़ा, तो उसका भी मैं डिस्कशन से बाहर आ जाता हूँ और 2-3 बार डिस्कस भी कर चुका हूँ उससे पूरे दिन में आज। अच्छा, आप लिख आइए ज़रा एक बार आज एसआरएफ आज आपकी स्क्रीन पर आएगा। इट्स आई थिंक डाउन अबाउट 3%। पूरा केमिकल बास्केट काफ़ी ख़राब हुआ है और पिछले 3 दिन में, बट बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है, एसआरएफ इस आई थिंक अर्निंग सीजन के किक स्टार्ट होने से पहले सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था। आई मीन गौरांग 4 सेशन में 2719 से 2352, आई मीन 500 रुपये का रिट्रेसमेंट मायने रखता है। आप लोगों की प्राइस रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त, और आपका व्यू एसआरएफ पर, एंड स्पेशली आई थिंक केमिकल में जो सॉफ्टनेस बड़ी है, इसमें कोई आपने स्टॉक मार्क किया है जिस पे आप लोग कोई काउंटर व्यू ले इस प्राइस पे? तो 5200 के पार के लक्ष्यांक अभी भी निर्धारित है वीरेंद्र। और देखिए, ये स्टॉक ऐसा है, जब चलता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, और जब गिरता है तो मेरे ख्याल से संभलना थोड़ा भारी पड़ जाता है इसको। लेकिन जिस प्रकार से अभी हम हर्षदा जी से भी बात कर रहे थे कुछ समय पहले केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स को लेकर के, तो हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके इस क्षेत्र के जो परिस्थितियां हैं उसमें सुधार हो रहा है वीरेंद्र। एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के भी जो आंकड़े आए हैं वो थोड़े बहुत सकारात्मक थे, और हम ये आकलन लेकर के चलते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में ये आंकड़े आपको ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। स्थानीय मार्केट में भी मेरे ख्याल से जो मांग है उसको लेकर के आपको धीरे धीरे करके बढ़त होती हुई नजर आएगी। तो शायद नतीजों को लेकर के या कुछ खबरों को लेकर के आपको थोड़ा बहुत मायूसीपन दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर नजरिया लंबी अवधि का हो तो 2500 के पार भी आपको ये जाता हुआ दिखाई देगा। चलिए एसआरएफ, अब एक काम करते हैं, केमिकल से निकलकर एक और दुविधा में जाते हैं। और पिछले कुछ समय से हम पीएसयू कंपनियों पे काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो पीएसयू कंपनियां हैं और इसको लेकर विपक्ष की टिप्पणियों को लेकर वित्त मंत्री ने जवाब भी दिया है अपनी ट्विटर पोस्ट पे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी, पहले तो बताइए कि अब तक आलोचनाएं पीएसयू कंपनियों को लेकर विपक्ष ने क्या की, और उसका अपनी ट्विटर पोस्ट के जरिए वित्त मंत्री ने कैसे जवाब दिया है? देखिए, दरअसल विपक्ष खास तौर से कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से बार बार ये बयान आ रहे थे कि सरकारी कंपनियों को बेचने का काम किया मोदी सरकार ने, सरकारी कंपनियों को कमजोर करने का काम किया मोदी सरकार ने। तो इसका जवाब जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने एक्स पोस्ट पर काफी डिटेल में दिया, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की सारी आलोचनाएं बेबुनियाद हैं और झूठ हैं। और इसके पीछे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कई सारे तथ्य पेश किए। उन्होंने कहा कि अगर हम तुलना करें यूपीए सरकार के और एनडीए सरकार के, तो दरअसल यूपीए सरकार में सरकारी कंपनियों की हालत काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी क्योंकि उनको नजरअंदाज किया गया था, लेकिन मोदी सरकार में सरकारी कंपनियों की हालत काफी बेहतर हुई है, निवेशकों का भरोसा काफी ज्यादा बढ़ा है। और इसके लिए कई सारे उन्होंने अपने तथ्य रखे। उन तथ्यों में से एक रखा बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। बैंकिंग सेक्टर जहां यूपीए के काल में बिल्कुल संकट के दौर में पहुंच चुका था, वहां पे मोदी सरकार के काल में बैंकिंग सेक्टर में ग्रॉस एनपीए दशक के निचले स्तर पर 3.2% पे पहुंच चुका है। उनका प्रॉफिट भी काफी रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुका है। वित्त मंत्री ने सरकारी कंपनियां जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनके तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 से लेकर अब तक उनके कुल पेड अप कैपिटल में 155% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान कुल ग्रॉस रेवेन्यू 84% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में 81 जो लिस्टेड सरकारी कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप 225% बढ़ा है। और इतना ही नहीं, 3 साल में 12 सरकारी लिस्टेड बैंकों का मार्केट कैप 195% बढ़ा है। इस
तथ्यों के आधार पर वित्त मंत्री ने कहा है कि दरअसल सरकारी कंपनियां काफी मजबूत हुई हैं और आगे उनका रोड मैप भी काफी मजबूत दिख रहा है, लेकिन विपक्ष की आलोचना, कांग्रेस की आलोचना बिल्कुल बेबुनियाद है। लक्ष्मण, उस पोस्ट में कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट अगर पढ़ना हो किसी कंपनी स्पेसिफिक के लिहाज से? देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर को लेके फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट आप देख सकती हैं। उनका साफ तौर से संकेत है कि डिफेंस सेक्टर में दरअसल सरकार ने जो आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाया है, उससे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों की हालत काफी मजबूत हो रही है। उन्होंने एचएएल का खास तौर से जिक्र किया है और कहा है कि एचएएल का मार्केट वैल्यूएशन महज 4 साल में 1370% बढ़ा है। एचएएल के पास अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू 29,810 करोड़ रुपए दर्ज किया है। एचएएल के पास 94,000 करोड़ रुपए का बम्पर वर्क ऑर्डर है, यानी ऑर्डर बुक उनके पास है। और इसी तरीके से डिफेंस सेक्टर में सरकार की नीतियों की वजह से बीईएल, एचएएल, मझगांव डॉक जैसी कंपनियों की हालत काफी ज्यादा मजबूत हुई है। एक विनिवेश को लेकर उन्हें साफ तौर से कहा कि विनिवेश से किस तरह से सरकारी कंपनियों की हालत मजबूत हुई है, उसका उदाहरण एक नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के विनिवेश के उदाहरण से दिया। उन्होंने कहा कि एनआईएनएल के विनिवेश के बाद एनआईएल पूरे अपनी उत्पादन क्षमता से काम कर रहा है। एनआईएल की क्षमता अब 1 MMTPA से बढ़ा करके 4.8 MTPA करने का योजना पर काम चल रहा है। एयर इंडिया का यहाँ पे हवाला दिया, बोला कि एयर इंडिया विनिवेश के बाद वहां पे लोगों की नौकरी नहीं गई, बल्कि लोगों की नौकरियां वहां पे और पैदा हुई हैं। तो विनिवेश को लेकर जो एक आशंका थी कि सरकार शायद सुस्त पड़ जाए, उस पर उन्होंने काफी जोरदार तरीके से अपने पक्ष रखा और कहा कि विनिवेश से सरकारी कंपनियों की हालत मजबूत हुई है, रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। तो ये एक संकेत है कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ सरकार कदम बढ़ाएगी और विनिवेश की तरफ भी सरकार डटी रहेगी। लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव भी पढ़ा जा सकता है दरअसल कि डिफेंस में अब कितना और जोर ये सरकार लगाती हुई दिखाई देगी अगर ये चुनकर आते हैं पोस्ट इलेक्शंस। डिफेंस पर गौरांग, आप काफ़ी समय से बुलिश और इलेक्शन सिलेक्शन में आपने कई डिफेंस कंपनियों की बात भी की है। किस तरह की विजिबिलिटी आप अर्निंग्स में देख रहे हैं इन कंपनियों में? रिटर्न्स तो अच्छे कमा कर दिए हैं इन्होंने। कभी कभी कुछ लोग टिप्पणी करते हैं ना, तो ये सोच आ जाती है दिमाग में, और एक हिंदी में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो और देखिए एक उदाहरण, जैसे हम ऊर्जा क्षेत्र की बात कर रहे थे, ठीक है, डिफेंस रक्षा क्षेत्र को लेकर के जो एफडीआई खोला गया मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले, तभी अंदाजा हमें भी नहीं था कि इतना बड़ा परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। और ये हद तक बात आ जाएगी कि हम हमारी रक्षा को लेकर के तो आत्मनिर्भर होंगे ही, लेकिन हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। और आज परिस्थिति वही हो रही है। आप चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले लीजिए, भारत डायनामिक्स ले लीजिए, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, बीएचईएल, बीईएल, निजी क्षेत्र की कंपनियां, अभी आप भारत फोर्ज डिस्कस करी थी, उसके साथ साथ एलएनटी भी बहुत बड़ा हाथ बटा रही है इस क्षेत्र को लेकर के। और ऑर्डर बुक जो है इनके पास, ये मेरे ख्याल से जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू होता है ना हर्षदा, तो इनकी ऑर्डर बुक्स पॉइंट, इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आपने इस क्षेत्र से जुड़ी हुई इन सब सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश किया है, तो किसी की टिप्पणी कर, खास करके विपक्ष के जो माननीय बुद्धिमता नेता है हमारे, उनकी बातों पर ज्यादा गौर करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। वीरू, पता है ये वाला ट्वीट एफएम का मैंने मिस कर दिया था, पर मैंने वो ट्वीट देखा जो एफएम ने रीट्वीट किया था, जो सीएनबीसी आवाज के हैंडल से निकला था। वो लक्ष्मण इसी खबर पर जो डिटेल दे रहे थे वो मैंने देखा और तब फिर इस स्टोरी को हम ट्रैक कर रहे थे। इसीलिए लक्ष्मण जी को कहा कि आपने पहले बात की है, एक बार फिर आके डिटेल दीजिए। बिल्कुल, अभी निर्मला सीतारमण जी के ऑफिस ने, यहाँ पे याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी के कार्यालय ने इसको रीट्वीट किया था अभी ये ट्वीट। और इसीलिए आई थिंक इस पूरे मुद्दे को हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। विपक्ष की टिप्पणियाँ क्या थी, राहुल गांधी जी की टिप्पणियाँ क्या थी, और उसको कैसे वित्त मंत्री ने उस पर सफाई पेश करी। और कहीं ना कहीं उनकी उस सफाई में से हम एक, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट था जिससे कुछ भविष्य के लिहाज से, निकट भविष्य के लिहाज से सरकारी कंपनियों को लेकर उनकी नीतियाँ क्या हैं, कुछ निकले, तो उसको आई थिंक पकड़ने की हम कोशिश कर रहे थे।
लौटते एक बार फिर से आई थिंक डिफेंस कंपनियों पर ही, याद रखिएगा इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आज भी BEL में स्ट्रॉन्ग काफ़ी मूव है, 230 के जोन में ट्रेड करता हुआ। हालांकि उतना आई थिंक ट्रेजेक्ट्री वो नहीं है, बट 20 DMA की ट्रेजेक्ट्री के आसपास आके ट्रेड करता हुआ। एक बार आप HUL रखिएगा स्क्रीन पे, और इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। इट्स आई थिंक ऑलमोस्ट एक बार जरा स्क्रीन पे रखेंगे 3831 के क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। अमित जी, टेक्निकली इन दोनों में से ज़्यादा आपको इम्प्रेस क्या कर रहा है? जी वीरेन जी, अगर दोनों का स्ट्रक्चर देखा जाए, दोनों स्टॉक एक रिबाउंड दे रहे हैं अपने 20 डायमा से, बट बिटवीन द टू अगर चूज करना पड़े तो HUL ज्यादा बेटर लग रहा है, बिकॉज इसके फर्स्ट आवर का ही, आज अगर हम फर्स्ट आवर का वॉल्यूम टेक देखें तो वहीं से इसमें इंटरेस्ट नजर आ रहा है। थोड़ा सा इसने डेज हाई से गेन जरूर गिव अप कर दिया है, बट बिटवीन द टू ये बेटर है। और अगर ये 10 डायमा के ऊपर क्लोजिंग दे दो तो काफी अच्छा हो जाएगा आज। लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो वो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3775, और इसमें 3900 3925 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से आपको आज का जो हमारा 4 अगले ट्रेड्स कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको अवगत कराता हूँ। सस्ता ऑप्शन निकल के आएगा मानस जायसवाल जी के सौजन्य से, और FNO सुपरस्टार जो आएगा राजेश सतपथी जी के सौजन्य से आएगा। 4 के चमत्कार अमित सेठ जी, और साथ ही साथ मिड कैप फंडा गौरांग शाह जी देंगे। अभी लगभग एक काम करते हैं, ले ही लेते हैं, इनफैक्ट यहाँ पर ट्रेड पिक कर लेते हैं। मानस मेरे ख्याल से रेडी होंगे। मानस, आप रेडी हैं तो बताइए आज आपका सस्ता ऑप्शन क्या होगा, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, इंडिगो पे नजर है मेरी। 3 दिन का हमने करेक्शन देखा इंडिगो में, स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फिर वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से जो करेक्शन का समय था वो कंप्लीट हो गया है, और अब यहाँ से जो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए इंडिगो के 4050 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 140-42 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। इस ऑप्शन में आपको 114 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 225 रुपए के टारगेट सेट करिए 4050 के कॉल ऑप्शन में इंडिगो के। इंडिगो में एक अपॉर्चुनिटी 4050 का कॉल लेकर चले, और ये एक स्टोरी है जिस पर काफ़ी दफ़ा आपने कॉल तेज़ी वाला सुना भी है इस मंच पर। अच्छा, इस बीच हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आ गए हैं तो उस पर मैं फटाफट से नज़र डालूंगी, फिर राजेश जी के पास जाएंगे वो FNO सुपरस्टार के लिए। यहाँ पर आप गौर करिएगा, एक तो 40 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, 9519 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू डिलीवर किया है, और 1014 करोड़ के आसपास तक का प्रॉफिट है। 1065 करोड़ के आसपास का अनुमान था। आप ध्यान दीजिए कि जो रेवेन्यू का फिगर आया है 9519 करोड़, ये उम्मीद से बेहतर है। 1016 करोड़ का मुनाफा, जहां पर 1066 करोड़ का अनुमान था, तो वो हल्का सा मिस, लेकिन इन लाइन ही आप कह सकते हैं 4515 के आसपास वो स्टॉक इस समय कर रहा है ट्रेड। ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प की हाइलाइट्स। EBITDA लेवल पर भी एक बीट है, 1359 करोड़ का फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है। इन लाइन है, आई बेग योर पार्डन, ये 1362 करोड़ का अनुमान था। तो नंबर्स जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसी के आसपास आए हैं। रेवेन्यू में एक अच्छा खासा इजाफा जरूर देखने को मिला है। मार्जिन का फिगर है 14.3%, 14.4% के आसपास का अनुमान था। यह है फिलहाल आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प। पहले तो गौरांग, फंडामेंटली नंबर्स एब्सोल्युटली इन लाइन आप कह सकते हैं? हर्षदा, प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और वन टाइम, मेरे ख्याल से जो आंकड़े हमारे समक्ष है, वो जो आकलन हमने किया था शायद उससे थोड़े बहुत बेहतर है। बट जैसे मैंने कहा, कोई एक मुक्त मुनाफा या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं होनी चाहिए। तो डिटेल आएगा कुछ देर में गौरांग, होपफुली उस पर फिर दोबारा बात करेंगे। लेकिन नंबर्स एब्सोल्युटली वैसे अगर आप देखें, अगर आप फौरी तौर पर देखेंगे तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। स्टॉक करीब 90 रुपए ऊपर आ रहा है। गाबा जी, हीरो मोटोकॉर्प पर टेक्निकल कॉल? ये हीरो मोटोकॉर्प मुझे पसंद है। ये एक आज लग रहा था कि एक अपमूव मिलना चाहिए। यहाँ पर 4500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ट्रेड कर रहा है 4550 पर। मेरे ख्याल से 4800 तक जाना चाहिए 1-2-3 दिनों में, क्योंकि सेटअप के हिसाब से बाय मोड पर है हीरो मोटर्स। बाय मोड पर है हीरो मोटोकॉर्प, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। तेजी की पोजीशन लेकर चले। कुछ और बारीकी आएंगी तो उस पर आएंगे। वापस लौटते हैं कि ये हम FNO सुपरस्टार का ट्रेड लेने वाले थे राजेश सातपुते से। राजेश जी बताइए।
हर्षदा जी देखिए नजर डिफेंसिव पे है, मार्केट थोड़ा चौपी है, इसलिए नेस्ले ये मेरा पिक रहेगा। सुबह भी मैंने इस पे रिकमेंडेशन दिया था, थोड़े रीइटरेट कर रहा हूँ आप। मुझे लगता है कि ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देख के इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 2600 2620 का। तो एक स्विंग ट्रेड मुझे लगता है नेस्ले में अभी भी एक्टिव है, तो बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा 2520 का। राजेश जी ने पिक किया नेस्ले। लगता है राजेश जी का मुंह भंग हो गया ब्रिटानिया से। खैर आएंगे उस पर बात करूंगा, लेकिन चार्ट का चमत्कार पिक करते हैं अमित जी से। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप चार्ट का चमत्कार? किरण जी, आज का जो चार्ट है जो इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, दैट इज क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक वीकली ब्रेकआउट आ रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से हम ये ब्रेकआउट देख रहे हैं। पूरा दिन हमने ये नोटिस किया कि निफ्टी ने अगर अपने गेन्स भी अगर गिव अप किए तो ये स्टॉक ने अपना जो ऑलमोस्ट डेज हाई है गिव अप नहीं किया। तो यहाँ पे टेक्निकली लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और यहाँ पे मोमेंटम बना रहेगा। तो क्रॉम्पटन लेने की सलाह है। 339 का प्राइस है, 334 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स लगभग 350 रुपए के रहेंगे। ओके, क्रॉम्पटन पर एक पर्सपेक्टिव आता हुआ तेजी की पोजीशन लेकर चलें। गौरांग आपका मिड कैप फंडा? हर्षदा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर हमारी पहले खरीदारी की राय थी, लेकिन जो नतीजे आए हैं और जो हमारा आकलन कहता है ऋण की मांग होगी, खास करके जो छोटे टिकट साइजेस होते हैं, उससे क्या होता है कि जो स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं उनकी जो रिपेमेंट रन रेट होती है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की, वो 90% प्लस होती है। तो उस परिस्थिति में ग्रॉस नेट एनपीए बहुत ही सीमित दायरे में रहते हैं और न होने की बराबर कतार पे होते हैं, और मुनाफा इनका काफी बेहतर होता है। 820 तक के लक्ष्यांक एयू स्मॉल फाइनेंस पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमने निर्धारित किए। ओके, तो 4 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे एक एक करके आएंगे जो हमने ट्रेड्स पिक किया। हमने शुरुआत की थी मानस जी के साथ। मानस जी ने ट्रेड पिक किया था आज का सस्ता ऑप्शन, और पहला ट्रेड आपकी स्क्रीन पे जो आया था वो था इंटीग्रल एविएशन, लगभग 4050 का स्ट्राइक यहाँ पे 225 के लक्ष्य के लिए आपको पिक करना है। 148.55 पे ट्रेड करता हुआ सेकंड ट्रेड आया था राजेश सतपुते जी के सौजन्य से। नेस्ले पिक किया उन्होंने यहाँ पे आज, और 2600 के लक्ष्य के लिए, 2620 के लक्ष्य के लिए। तीसरा ट्रेड पिक किया अमित जी ने, और क्रॉम्पटन करीब 339 के रेंज में फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 350। और गौरांग जी ने आज मिड कैप फंडा पिक किया, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 820 के लक्ष्य के लिए 625-95 पे ट्रेड करता हुआ। इंडेक्स वहीं पर है जहां पे एग्जैक्टली वो जो कवर का थॉट हमने शेयर किया था, बट कुछ सरकारी बैंक्स जो आज कोलैप्स हो रहे हैं उसमें ज़रा एक बार मैं देखना चाहूँगा कैनरा बैंक को। दरअसल कैनरा बैंक को मैंने 3 कंसेक्यूटिव सेशंस इतने बुरे हालात में काफ़ी समय से नहीं देखा। मैं आई थिंक बहुत देर से मार्क करके बैठा था, बट क्योंकि अब 560 की पुट ऑप्शन में, 550 की पुट ऑप्शन में मेरे स्क्रीन पे इतना एक्शन बढ़ गया कि आई थिंक उसे कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पर। मानस, आई थिंक आपने, मैंने इस पर कई बार डिस्कशन किया है, बहुत बार डिस्कशन किया है, बहुत बार ट्रेड्स पिक किए, लेकिन 3 कंसेक्यूटिव वाइल्ड रेड कैंडल्स, नेगेटिव क्रॉसओवर्स कैनरा बैंक में, आपका थॉट क्या है इस पर कैनरा बैंक पे? देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो है क्योंकि अभी तक तो हमने स्टॉक में लगातार स्ट्रेंथ देखी थी, लेकिन आज जिस तरह से हाई लेवल पे हमें सेलेक्ट प्रेशर देखने को मिला है, उसको देख के लग रहा है कि शायद अब आपको 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 535 रुपए के आसपास है, स्टॉक वो टच करता हो दिखे। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो भी अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट था, वो सपोर्ट करीब 590 के आसपास था, वो भी स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो आई थिंक गिरावट बढ़ सकती है, कॉशियस रहिए, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें और 540 पे स्टॉक को फिर से रिव्यू करें। तो कैनरा बैंक में वीकनेस परसिस्ट करती हुई नंबर्स कुछ ही देर पहले आए हैं, उसके बाद दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है इस स्टॉक में। इस बीच हीरो मोटोकॉर्प 1.5% के गेन्स पर बैठता हुआ, तो कोई वन टाइम गेन नहीं, ऐसा कोई डिटेल नहीं आया स्टॉक का, अच्छी तेजी में दिख रहा है। चलिए अब कल की बात करेंगे, और कल दिग्गजों में दरअसल 2 बिग बॉयज, एक है एशियन पेंट और दूसरा है SBI। इसके अलावा BPCL भी नतीजे अपने लेकर आएगा। यही नहीं, इनफैक्ट 6 वायदा की कंपनियों के नंबर्स आएंगे, जिसमें MGL, PNB जैसे काउंटर्स शामिल हैं। इनफैक्ट एक लिस्ट लंबी है, कल काफ़ी एक्शन वाला दिन रहेगा रिजल्ट्स के लिहाज से। आशीष हमारे साथ हैं ये बताने के लिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एशियन पेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाए। पहले SBI की बात करते हैं।
आशीष, दिग्गज निजी बैंकों के नंबर्स हमने देख लिए हैं। ये बिग बॉय एसबीआई पीएसयू कंपनियों के लिए शायद क्यों देगा कि यहाँ से आगे का आउटलुक कितना मजबूत है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? हाँ, दिग्गज भारतीय स्टेट बैंक कल अपने चौथी तिमाही के परिणाम घोषित करेगा और खासी असमंजसता है गली में इन नतीजों को लेकर। गौरांग सर, स्ट्रीट को क्या बोलेंगे, गली? हाँ, गली में चांद निकला, आप ये भी हाँ, वही तो अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, जी हाँ, कल एसबीआई के रिजल्ट्स आने और कीनली अवेटेड है इस दिग्गज सरकारी बैंक के नंबर्स। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बैंक के मुनाफे के आंकड़े को लेकर। ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान रही हैं साल दर साल मुनाफे में 12 से लेकर 37% के बीच में कटौती। ये रेंज कहां से? तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही हैं कि इस तरह का कट आपको इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इस बार देखने को मिलेगा। अब दूसरा सवाल कि क्यों कट और क्यों इतना वाइड रेंज के बीच में? भाई ध्यान रखें, सब लोग मान के चल रहे हैं कि इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक वन टाइम स्टाफ कॉस्ट का वो हायर सैलरी प्रोविजन लेती हुई शायद नजर आया। वो कितना लेगी उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी का रेंज और इस तरह से दबाव ज्यादातर सबके सब मान के चल रहे हैं। तो वो वेज रिविजन रिलेटेड कॉस्ट होंगी जो प्रॉफिटेबिलिटी इस बार फैक्टर इन कर रहे होंगे। फाइनल सेटलमेंट का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ब्रोकरेजेस क्या मान रही हैं, उनमें से कुछ ब्रोकरेजेस के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। बॉटम लाइन को लेकर, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर जो एस्टिमेट्स हैं, ये ब्रोकरेजेस हैं और ये इस तरह के फॉल प्रॉफिट्स में एक्सपेक्टेड। अच्छा, इनमें से एक मोतीलाल ओसवाल तो कह रहा है कि कोई प्रोवाइड फॉर करने की जरूरत नहीं है, जो Q3 में था उसी से सब हो जाएगा। तो उनका प्रॉफिट एस्टिमेट है महज 3% की गिरावट का। तो बहुत डिवाइडेड है, पता नहीं किसकी सुने, लेकिन प्रॉफिट्स पे एक डेंट शायद लार्जली एंटिसिपेटेड। एनआईआई के ऐसे ही एस्टिमेट्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। मिला जुला रुझान है, कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं एनआईआई साल दर साल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाकी सब ज्यादातर मान रही हैं कि हल्के हरे निशान के साथ एनआईआई 1 से 2% शायद साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आए। खैर, क्या एक्सपेक्टेड है? ज्यादातर लार्जली सब मान के चल रहे हैं बिजनेस मोमेंटम, बिजनेस ग्रोथ इस बार भी हेल्दी देखने को मिलेगी। लोन ग्रोथ शायद साल दर साल 14 से 16% के बीच डिलीवर करेंगे। मार्जिन्स ब्रॉडली स्टेबल होंगे। कुछ ब्रोकरेजेस डाउनवर्ड बायस की बात करें, यानी कि क्यू ऑन क्यू शायद 10 बेसिस पॉइंट तक का दबाव एनआईएम्स दिखा सकता है। सब मान रहे हैं एसेट क्वालिटी क्यू ऑन क्यू स्टेबल देखने को मिलेगी। नेट एनपीए तो जहां थे वहीं खड़े रहेंगे। ग्रॉस एनपीए हो सकता है 10 से 20 बेसिस पॉइंट्स इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले सुधरते हुए नजर आए। तो नंबर्स ठीक रहेंगे। प्रॉफिट्स को देखिए, घबराइएगा नहीं, वो प्रोविजनिंग हो रही होगी जिसके चलते वो शायद डेंट होगा। चंदन हमारे साथ जुड़ गए। चंदन, चार्टिकली बताइए एसबीआई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और एसबीआई की बात करें तो सेटअप तो पॉजिटिव है। जरूर पिछले 2 दिन में ऊपर के लेवल से डिक्लाइन हुआ था। आप देखोगे तो लगभग 836 से लेकर 703 में तक गिरा था, बट वापस आज का जो होल्ड है इंडिकेट कर रहा है कि वापस न्यू लेग ऑफ रैली बननी चाहिए। हालांकि नतीजों के तहत थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है, बट मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 795 एक मेजर सपोर्ट है। 795 के सपोर्ट से वापस यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए, जो इसको ऊपर में 835 और 850 तक के रनअप के लिए लेके जा सकता है। तो ये फिलहाल एसबीआई पर पर्सपेक्टिव आया, लेकिन एशियन पेंट कंसिडरिंग यहाँ पर वैसे भी बाकी कंपटीशन का दबाव रहा है, आशीष, नंबर्स में कुछ बेहतरी की उम्मीद या नहीं? वो साल भर का चार्ट भी रखिएगा स्क्रीन पे, वो दिखा रहा है इस कंपटीशन के बीच में किस तरह का इंपैक्ट एशियन पेंट्स ने झेला है। दबाव में ये काउंटर है। जहां तक नंबर्स की बात, एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर्स के पास जाऊं उससे पहले फेस्टिव सीजन के बाद से डिमांड वैसे ठंडी ही है, और जब से अनुमान आए उस बीच एक चीज बदली है, वो है कंसाई नेरोलैक पेंट्स के नंबर्स। और वो नंबर्स अच्छे थे डेकोरेटिव पेंट्स के अच्छे परफॉर्मेंस के चलते, तो कुछ अपसाइड किकर हो सकते हैं। खैर, स्ट्रीट क्या एंटिसिपेट कर रहा है, पेंसिल इन कर रहा है, वो बता देता हूं। आय में साल दर साल 3% का जंप, क्योंकि उस फेस्टिव डिमांड के बाद कुछ बड़ा कुछ पिकअप तो हुआ नहीं है। इबीटा जरूर 19% उसके सामने बढ़ेगा। मार्जिन्स 280 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड होंगे और मुनाफे में 9% का जंप देखने को मिलेगा। अच्छा, Q3 के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री कहती थी वो कॉन्फिडेंट है Q4 में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर। तो स्ट्रीट क्या मान रही है? डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 8 से 10%। इसको पर्सपेक्टिव में रखता हूं, लास्ट क्वार्टर इससे पिछला वाला Q3 में 12% थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 16% थी। तो वॉल्यूम ग्रोथ पर तो ठंडी रही होगी।
खैर, कहां नजर होगी, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स कैसे हैं? आजकल हर एफएमसीजी कंजम्पशन कंपनीज अपन रूरल की चर्चा कर रहे हैं, तो रूरल डिमांड ये कैसी देख रहे हैं, केपेक्स पे कितना खर्च करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट वो कमेंट्री, वो कॉन्फिडेंस, ग्रासिम की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने के बाद, उस पर खास तौर पे सबकी नजरें रहेंगी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव एशियन पेंट क्या लेकर आएगा और ऑफ कोर्स कंपटीशन से जूझने के लिए कंपनी की क्या तैयारी है। ब्राजेश सातपुते, चार्ट्स पर क्या इशारा है एशियन पेंट्स, प्री नंबर्स, किस तरह की पोजीशनिंग? हर्षदा जी देखिए, पोजीशनिंग थोड़ी बेरिश साइड पे ही लगती है, क्योंकि अगर आप ओपन इंटरेस्ट में देखें तो 12% का जंप है, 12% का जंप है, एंड प्राइस इज डाउन बाय 3%। पर एट द सेम टाइम जिस तरह से सुबह से इसमें बिकवाली हो रही है, कहीं ना कहीं लगता है ये अपने सपोर्ट के आसपास है, जो करीबन 2800 के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि गिव एंड टेक में हमें सिर्फ 30 पॉइंट्स का गेन मिल सकता है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि रिस्की है। हाँ, अगर आपकी पोजीशन शॉर्ट है तो आप बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा 2860 का। अगर 2800 का लेवल कल टूटता है तो फिर बड़ी बिकवाली होगी, लेकिन शॉर्ट करना मेरे हिसाब से थोड़ा एग्रेसिव होगा। इनफैक्ट कल एक इम्पॉर्टेंट दिन बीपीएचपी के लिए रहेगा, बोनस इशू पर विचार होगा। एमजीएल आईजीएल के नंबर्स के बाद क्या परफॉर्मेंस दिखाएगा और एस्कॉर्ट्स क्या कर सकता है, ये सभी रेडार पर रहेगा। सुमित हमारे साथ है, सुमित बताइए। तो मैं शुरुआत करूंगा बीपीसीएल के नंबर साथ। एचपीसीएल तो नहीं है, लेकिन हाँ बीपीसीएल कुछ लोग कवर करते हैं, और बीपीसीएल के केस में नंबर्स आपको दो अलग अलग हिस्सों में दिखेंगे। अलग अलग ब्रोकरेज के व्यूज़ अलग अलग तरह के रहते हैं इनके नंबर्स को लेकर। तो पहले कुछ अनुमान बिक्री के लिहाज से 1,20,254 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री, 2% बढ़ने का अनुमान है। मुनाफे फ्रंट पर जो कोटक का पोल कहता है वो ये कहता है कि करीब 7,563 करोड़ रुपए से घटकर मुनाफा 5,816 करोड़ रुपए आएगा, और मोतीलाल ओसवाल ये मानता है कि 7,563 करोड़ से घटकर मुनाफा 6,360 करोड़ रुपए आएगा। तो 400-450 करोड़ रुपए के आसपास का वेरिएशन यहाँ पर आने की बातचीत है मुनाफे के फ्रंट पर। रेवेन्यू फ्रंट पर जो एक अनुमान है वो आपके सामने है कि किस तरह से एक आंकड़ा रह सकता है। इसके अलावा एक क्यू ऑन क्यू बेसिस पे मुनाफे के अंदर करीब 53% के आसपास ही गिरावट की बातचीत की जा रही है। सीक्वेंशली रिफाइनिंग मार्जिन थोड़े से बेटर रहेंगे, डीजल मार्केटिंग मार्जिन थोड़े से बेटर रहेंगे, लेकिन इन्वेंट्री लॉस का जो नंबर है वो बहुत कुछ बदलाव करेगा, तो इस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। जीआरएम करीब करीब $14 पर बैरल के आसपास बाजार अनुमान लगा रहा है, जो पिछले क्वार्टर में करीब $13.4 पर बैरल के आसपास का नंबर था। तो यहाँ पर स्लाइटली इंप्रूवमेंट का अनुमान है जीआरएम के फ्रंट पे, लेकिन नंबर्स में हमेशा 2-3 अलग अलग ब्रोकरेज के अलग अलग नंबर होते हैं, तो उस लिहाज से आपके सामने सारे नंबर रख दिए गए हैं। इसके अलावा महानगर गैस, कुछ हद तक बाजार ने आईजीएल के नंबर्स को देख के एमजीएल में तेजी दिखा दी है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस दोनों ही तरफ से नंबर्स को वीक मान रहे हैं, वाईओवाई भी क्यू ऑन क्यू भी। वाईओवाई बेसिस पर करीब 1570 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की बातचीत है। मुनाफा बढ़ने का अनुमान है 286 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन स्लाइटली बढ़ने का अनुमान है। एबिटा मार्जिन करीब 27%, 27.5%, 24% के सामने, और एबिटा के नंबर्स में 410 करोड़ का एबिटा जो कि 390 करोड़ रुपए के सामने आएगा वाईओवाई बेसिस पर। क्यू ऑन क्यू यही नंबर्स वीक रहेंगे। क्यू ऑन क्यू इनके जो मार्जिन है वहां पर भी एक ड्रॉप की उम्मीद बाजार लगाकर चल रहा है। जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब करीब 13% के आसपास रहेगी। सीएनजी वॉल्यूम ग्रोथ 12% के आसपास रहेगी, लेकिन आईजीएल के नंबर से पहले ही कुछ हद तक ये नंबर्स ने क्यू उठा लिए हैं, तो आप उस लिहाज से इसके ऊपर वैसे नजर बनाकर रखेंगे। तीसरा नंबर है एस्कॉर्ट्स का, और ये एस्कॉर्ट्स भी क्योंकि नंबर से पहले एक अच्छी चाल में रहा है आज सुबह, सो अब नंबर्स की अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर की बातचीत है वाईओवाई क्यू ऑन क्यू दोनों ही लिहाज से। रेवेन्यूज करीब 4,073 करोड़ रुपए इस तिमाही में, 15% की बढ़त की बात। मुनाफा 276 करोड़ रुपए जो कि 207 करोड़ रुपए से बढ़कर आएगा। मार्जिन 10% के सामने 12%, और इबिटा 33% के आसपास बढ़ने का अनुमान, 487 करोड़ रुपए का इबिटा रहेगा। क्यू ऑन क्यू मार्जिन एक्सपेंशन और क्यू ऑन क्यू नंबर्स के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। इनके 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर स्पेस के अंदर एक जो अच्छी डिमांड थी उससे इनके बाकी एंसिलरी कारोबार की तरफ से अच्छा पिकअप आएगा, और उसी की तर्ज पे इनके बाकी ट्रैक्टर डिवीजन की डिमांड भी पिकअप करते हुए दिखाई पड़ेगी। एक प्राइसिंग का थोड़ा बेटर और रियलाइजेशन का एक इम्पैक्ट जरूर इस क्वार्टर के नंबर में देखने को मिलेगा, लेकिन कमेंट्री पार्ट क्रूशियल रहेगा। अदरवाइज बाजार नंबर अच्छे मान के चल रहा है, और शायद कुछ हद तक आज की तेजी में डिस्काउंट भी किया है। शुक्रिया सुमित। इन तीनों नंबर से प्रकाश डालने के लिए एक्सपेक्टेशन बीपीसीएल, एस्कॉर्ट्स, एमजीएल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें 5 अर्निंग्स के बारे में बात हुई, माफ़ कीजिएगा 5 अर्निंग्स के बारे में बात हुई, एसबीआई महत्वपूर्ण है उसमें से। खैर, अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं हमारी बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में, और इस कड़ी में हमारे साथ आज दीपक शेनॉय, फाउंडर एंड सीईओ कैपिटलमैन की जुड़ चुके हैं इस वक्त। दीपक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। दीपक जी,
कहीं ना कहीं एक बाजार ये जो है एक सेंस लेके चल रहा था कि इस बार आउटकम क्या होगा, कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स आई थिंक एनडीए को मिलेंगे या अपोजिशन को मिलेंगे, लेकिन ये सडन आई थिंक फॉल का कारण क्या है? और ये जो सडनली अगर आप देखें जो इंटरनेशनल मार्केट से हमारी जो पैरिटी जो लॉस्ट हो गई है, क्या वोटिंग परसेंटेज घटना इसका एक मुख्य कारण है? आपने पिछले 3-4 दिन की सॉफ्टनेस को जो बीते शुक्रवार से आई है, इसको रीड कैसे किया है? शुक्रिया आपके प्रोग्राम में हमें इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली हमें ये लग रहा है कि इलेक्शन का जो अनसर्टेनिटी है उससे मार्केट्स को और वोलेटाइल होना चाहिए था, और इससे पहले भी वोलेटाइल होना चाहिए था, लेकिन इस बार वॉलेटिलिटी काफी कम रही है। पिछले अगर 3-4 इलेक्शन देखें तो एक्चुअली ऐसी वॉलेटिलिटी नॉर्मल है। इलेक्शंस में हमें एटलीस्ट 1-2 महीने पहले से नजर आने लग जाती है। अगर आप ये ऑप्शंस या विक्स को भी देखें तो विक्स भी काफी लो है कंपैरिजन में, 28 के करीब हुआ करती थी, अब 20 से भी कम है। लेकिन जो पिछले 3-4 दिन में जो हुआ है, आई थिंक अगर उससे हम ये इन्फ्रेंस ले लें कि वोटिंग परसेंटेज कम था इसलिए शायद गवर्नमेंट बदलने वाली है या गवर्नमेंट को इतनी मेजोरिटी नहीं मिलेगी या फिर कोई और, आई थिंक वो थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा कहना कि उस टाइम उस वजह से मार्केट गिरी। मार्केट का इस टाइम पे वॉलेटाइल होना काफी नॉर्मल है, और जो गिरी भी है अगर तो मार्च के मुकाबले में आई थिंक बहुत कम गिरी है, स्पेशली मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स काफी 10-15-20% गिरे थे एज एन इंडेक्स भी मार्च के टाइम फ्रेम में। अभी इस बार 4-5% ही गिरा है, तो आई थिंक ये नॉर्मल ही हुआ। और जब इलेक्शन जैसा इवेंट आ रहा है तो हमें तो और वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि रिजल्ट जैसे आ रहे हैं कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं और कुछ कुछ बहुत अच्छे भी रिजल्ट आए हैं, तो उस वजह से भी थोड़े से मतलब स्टॉक्स जो अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट निकला है, तो उसमें जैसे एसआरएफ में हुआ या फिर कोई और कोई और बैंक्स में भी हुआ, आई थिंक उस वजह से भी स्टॉक्स वोलेटाइल हो रही हैं। सिर्फ इलेक्शन का कोई का कारण नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखें 5 साल 10 साल के टाइम फ्रेम में, इलेक्शंस में अगर कोई भी किसी भी तरह से अगर कोई बदलाव भी आता है तो वो शॉर्ट टर्म ही इम्पैक्ट करेगा। जिस इंडिया स्टोरी है आई थिंक उसको रोका नहीं जा सकता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में आई थिंक इकोनॉमी विल डू वेल। जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो तो आई थिंक आती हैं और जाती भी हैं। जी हाँ, फुली एग्री सर आपसे। और याद रखिएगा अगर आप मई 2019 में जाएं, इतिहास के पन्नों को टटोलें, तो आईवीज जो थी वो अप्रॉक्सीमेटली ट्रैजेक्टरी थी 18, 19, 20 की। अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट्स को देखें, अगर ये वोलेटिलिटी 22-23 के ऊपर निकलती तो फिर आई थिंक ये प्रश्न थोड़ा और वाजिब होता। बट क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये लगभग 10 से 18 की ट्रैजेक्टरी में गई, तो ये प्रश्न मैं पूछ रहा था। लेकिन क्लोजर टू आई थिंक बिग इवेंट्स और इलेक्शन के आसपास 19, 20, 21 की वोलेटिलिटी आईवीज का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा दीपक जी, अगर हमें ये डिप मिला भी है और सॉफ्टनेस इंडिसेस में आई भी है, और क्योंकि अभी हमने एक अर्निंग सीजन को देखा और आई थिंक अभी इसमें से कुछ नंबर ड्यूज भी हैं, और स्पेशली एसबीआई, आपको सबसे बेस्ट नंबर्स कौन कौन से लगे और आपकी जो शॉपिंग लिस्ट थी उसमें सबसे पहले अपीयर क्या हुआ इन नंबर्स के बाद? अभी तो खैर हमने पूरी शॉपिंग अभी स्टार्ट भी नहीं की है। इनफैक्ट अभी तो जो हमारे कंपनीज है उनमें से कुछ ही कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, तो उनमें हमने और अगर एडिशन करनी है तो शायद हम रिजल्ट के बाद ही करेंगे। इस बार आईसीआईसीआई बैंक जो हमारे पोर्टफोलियो में है उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे इन कंपैरिजन विद अदर बैंक्स। और मुझे ये भी लग रहा है कि कंपैरिजन में जैसा अगर आप कोटक को देखें कि उनको सर्टन बैन प्रेशर में डाल दिया है, और फिर एचडीएफसी का मर्जर का अभी वो आई थिंक अनरावल हो रहा है। जैसे आगे जाते जाते हमें पता लगेगा कि किस तरह से वो इंटीग्रेट होते हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। लेकिन इस कंपैरिजन में आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक हैज डन वेल। यहाँ पे हमारे और कुछ थोड़े से कंपनीज हैं जिसमें रिजल्ट्स अभी भी इनफैक्ट अभी आ रही हैं। इस क्वार्टर में थोड़ी सी ढील मिलती है कंपनीज को कि आप मई 31 तक आप रिजल्ट अनाउंस कर सकते हो। यूजुअली 45 डेज का होता है, इस बार 60 डेज का है। सो कुछ और रिजल्ट्स आई थिंक रेस्ट ऑफ द मंथ मई में आएंगे,
और उसी हिसाब से हम और पोजीशंस लेंगे। अभी तो हमें ये लग रहा है बिल्कुल कि जो हमारी कोर मैन्युफैक्चरिंग, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऑटो की जो थॉट प्रोसेसेस हैं, वहाँ पे काफ़ी डिसेंट रिजल्ट्स आए हैं जहाँ तक आए हैं। आज आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प का भी आया था कल, विच इज़ अबाउट 20% अर्निंग्स ग्रोथ। काफ़ी देर बाद उन्होंने डिसेंट सा ग्रोथ दिखाया स्टैंड अलोन में। इस वजह से हम एक्चुअली सारे कंपनीज को इसलिए देख रहे हैं कि एज अ सेक्टर कि कैसे परफॉर्म करेंगे और इंडिविजुअल कंपनीज कैसे परफॉर्म करेंगी इन कंपैरिजन। अभी तक सारे सेक्टर्स के रिजल्ट्स नहीं आए, पर मुझे ऑनेस्टली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आई थिंक हमें ध्यान ज़्यादा देना चाहिए इस क्वार्टर में। और जिस तरह से जैसे कुछ कंपनीज सुपर नॉर्मल रिजल्ट्स दिखा रही हैं, उनको ज़रा ध्यान से देखना चाहिए। हम उनमें हमारी पोजीशंस बनी हैं, हम शायद इसमें और ऐड करेंगे। दीपक, गुड आफ्टरनून। आप वो इंडिया स्टोरी की बात कर रहे थे और एक चीज़ जो इंडिया स्टोरी से मिसिंग थी वो थी रूरल डिमांड, लेकिन सारे जो एफएमसीजी प्लेयर्स के कॉन कॉल में बात छिड़ी इस बारी, वो प्राइमरीली वो रूरल डिमांड की थी। क्या फिर भरोसा फिर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है एफएमसीजी पर? और कंसिडरिंग ये पूरा सेक्टर एक लैगर्ड रहा था, विद एचयूएल बीइंग द वर्स्ट परफॉर्मर, क्या अब समय आ गया है कि ये थोड़ी सी लीडरशिप पोजीशन में आएंगे? और वैसे इकोनॉमिकली आई थिंक थोड़ा सा बेटर होगा उनका रिजल्ट, बिकॉज एक तो इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन में काफ़ी पैसे स्पेंड होते हैं रूरल में, और उस स्पेंडिंग की वजह से रूरल का जो एफएमसीजी डिमांड है और थोड़ा सा जो टू व्हीलर डिमांड है वो बढ़ता है यूजली। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इस क्वार्टर को अगर आप छोड़ दें तो ये 10-12-13% का ही ग्रोथ दिखाएगा ये सेक्टर। यहाँ पे इन्फ्लेशन भी इंडिया का कम होता जा रहा है। तो जैसे पहले इन्फ्लेशन में आपके प्राइसेस बढ़ जाते थे, उसमें से आपको 9-10% का इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिख जाता था। कोर ग्रोथ अगर आपका 4-5% ही हुआ वॉल्यूम का, फिर भी आप 14-15% आप टोटल रेवेन्यूज में दिखा सकते थे। अब शायद उतना नहीं होगा आगे जाके। ये क्वार्टर अच्छा रहेगा, आई थिंक आगे जाके उतना अच्छा उतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है। और इन कंपनीज के जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो या फिर ईवी टू एबिटा रेशियोज हैं, इनके ये रेशियोज बहुत ज्यादा है। इवन आफ्टर द फॉल एचयूएल का जो रेशियो अभी भी 60 से ऊपर है। ये 30-40 के हुआ करते थे। आई थिंक उस रेंज पे ट्रेड होने चाहिए। ये 60-70 के पी रेशियो पे इस छोटे से ग्रोथ पे ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इकोनॉमिकली अगर अच्छा भी करें कंपनीज, मुझे लगता है स्टॉक प्राइस उनका उतना अच्छा नहीं करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। डेफिनेटली नॉट एन एचयूएल, पर अगर छोटे एफएमसीजीज है जहाँ पे 30-40% का ग्रोथ आ रहा है, वो मार्केट शेयर उठा रहे हैं, नए प्रोडक्ट एरियाज में हैं, तो शायद वहां पे बन सकता है। पर यहाँ आई थिंक लार्ज एफएमसीजी में शायद उतना स्टॉक प्राइस में उतना बढ़ावा नहीं आएगा मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी हाउ दिस पूरा पॉकेट प्लेज आउट। अच्छा, एक स्पेस जिस पर मैं आपसे राय लेना चाह रही थी, और हाल फिलहाल में क्विक कॉमर्स में जिस तरह का एक्शन बना, ब्लिंकिट हो, जेप्टो में काफ़ी चर्चा हो रही थी। एक तो व्हाट ब्लिंकिट इज ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड फॉर जोमैटो, वो नंबर्स में साफ हो जाएगा परहैप्स जब वो परफॉर्मेंस आएगा। जोमैटो पर आप ब्लिंकिट को कैसे वैल्यू कर रहे हैं? क्योंकि मैं वो गोल्डमैन की रिपोर्ट पढ़ रही थी, किस तरह से वैल्यूएशन 2 सालों में आसमान छू रहे हैं, ओवरऑल एसओटीपी वैल्यूएशन जिस समय मिल रहा है उस पर्टिकुलर क्विक कॉमर्स एंटिटी को। तो हमारे पास जोमेटो है तो एक तरह से बायस है, लेकिन मुझे ब्लिंकिट का बिजनेस उतना अच्छा नहीं लगता जितना आई थिंक रिपोर्ट्स में देखने को आया। एक ये जरूर है कि ये जो क्विक कॉमर्स और इमीडिएटली आपको 10 मिनट में जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा, वो ठीक है एक तरफ से, बिकॉज एक हैबिट फॉर्मिंग चीज़ है कि अगर आप हैबिट बना लें कि 10 मिनट में मिल ही जाएगा तो आप ऑर्डर कर दें, तो उस वजह से प्रॉफिट्स आने लग जाएंगे। ये लेकिन रेस्टोरेंट बिजनेस के मुकाबले में अलग चीज़ है। रेस्टोरेंट बिजनेस में कोई इन्वेंट्री नहीं होता है। इन्वेंट्री और सारा जो कोर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो सिर्फ होटल्स और रेस्टोरेंट्स करती हैं। लेकिन इस बिजनेस में, ब्लिंकिट में, इन्वेंट्री का कॉस्ट पूरा आपके ब्लिंकिट पर ही आता है। इवेंचुअली जो अभी ग्रोथ नजर आ रहा है, इवेंचुअली जैसे ग्रोथ बढ़ता जाएगा, आपको इन्वेंट्री के लॉसेस और
राइट ऑफ्स नजर आते जाएंगे ओवर टाइम। अभी तो ग्रोथ स्टोरी है तो काफी मतलब स्ट्रांग है, लेकिन इवेंचुअली ये आप देखिए ये पर्टिकुलर एरिया जो किराना वाला एरिया है, ये इंडिया का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। आप पीछे जाएंगे, अगर आप बड़े फॉर्मेट रिटेल को भी देखें, उन्होंने किराना शॉप को कभी एक्चुअली रिप्लेस मीनिंगफुली रिप्लेस नहीं किया है। आई थिंक ये हमारी सेक्टर है जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, और यहाँ पे आप बहुत सारी अलग चीजें होंगी इस सेक्टर में कॉम्पिटिटिव प्रेशर के हिसाब से, और इन्वेंट्री के जो कॉस्ट आएंगे इवेंचुअली इस बिजनेस को रिलेटिवली लो मार्जिन एंड इफेक्टिवली इवेंचुअली लो ग्रोथ भी हो जाएगा इसमें। तो मुझे रेस्टोरेंट डिलीवरी बिजनेस में ज्यादा एंथुजियाज्म है, वहां पे आप मार्जिन ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आई थिंक बहुत लो मार्जिन है, और इसके कॉस्ट थोड़ी 2-3 में भी इवन 1 साल बाद नजर आएंगे, 2-3 क्वार्टर नहीं, पर 1 साल बाद ही नजर आएंगे। तो आई थिंक अच्छा है कि मार्केट एक्साइटेड है, थोड़े से इनोवेशंस भी आएंगे इस स्पेस में, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस उतना अच्छा नहीं लगता जितना उनका कोर डिलीवरी बिजनेस। ऑन द इन्वेंट्री फ्रंट तो आजकल एक और चीज जो काफी वायरल हो रही है कि जेप्टो ने 2 सालों में वो कर दिखाया है जो डीमार्ट को 9 से 10 साल लगे, और जल्द से जल्द जेप्टो डीमार्ट को पीछे छोड़ देगा। वो भी फिर थियरी, आई एम अज्यूमिंग यू आर नॉट बाइंग। वेल, इफ यू पे योर कस्टमर्स, आप कस्टमर को पैसे देके बोलोगे कि आप मेरे प्रोडक्ट्स ले लो, फिर तो कोई भी डीमार्ट को कभी भी इनफ पॉकेट्स के साथ तो बीट कर ही लेगा। आप जेप्टो से कुछ खरीदो, हम खरीदते हैं क्योंकि वो डिस्काउंट दे देते हैं कि अच्छा आपने ये जो कोल्ड ड्रिंक लिया उसमें आपका 10% डिस्काउंट है, आप ऐसे पे करोगे तो 50 रुपए और डिस्काउंट। मिला के आई थिंक लॉस ही हो रहा है, और क्योंकि वो डिलीवरी आदमी को भी दे रहे हैं, और फिर होलसेल में उस रेट्स उतने कम रेट्स तो है नहीं कि आप इसमें प्रॉफिट कमा लो। तो बेसिकली आप कस्टमर को पैसा देके आप अपने वॉल्यूम्स बढ़ा रहे हो, तो आई थिंक वो उससे तो आप जितना पैसा आपके पास है आप यूज कर लोगे, उसमें वॉल्यूम्स तो दिखाई दोगे, पर जब प्रॉफिट का टाइम आएगा फिर आप कैसे दिखाओगे, बिकॉज वहां पर डीमार्ट बहुत कम्पिटिटिव है। और जब आप प्रॉफिट लेने आओगे, क्या डीमार्ट जैसे लोग चुप बैठेंगे कि हम नहीं करेंगे ये बिजनेस, क्योंकि वो शायद अभी उस हिसाब से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसको पैसा लूज करना है कंपटीशन में। लेकिन इवेंचुअली जब ये बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, तो रिलायंस, डीमार्ट, ये सारे जो लोग हैं वो भी आ जाएंगे अपने ऑफरिंग के साथ, और प्रॉफिट मार्जिन उसी तरह से उसी हिसाब से छीन लेंगे। आई थिंक यू शुड नॉट रीड सो मच इनटू द नंबर्स कि अच्छा जेप्टो ने इतना अच्छा किया है, पर उसकी वजह और उसका जो कारण है वो लॉसेस लेने की वजह से कस्टमर को इफेक्टिवली कस्टमर को आपने कम पैसे से खरीदा है, पर वो कस्टमर आपका लॉयल नहीं बनेगा। आपको जब आप अपने प्राइसेस बढ़ा दोगे तो वापस किराना, वापस डीमार्ट, वापस दूसरे शॉप्स के पास जाएगा। दीपक, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज योर प्लेजर स्पीकिंग टू यू। दीपक शनॉय अपनी राय देते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर, इनफैक्ट वो जोमेटो, ब्लिंकिट एंड ऑफ कोर्स क्या जेप्टो डीमार्ट को पछाड़ सकता है या नहीं। अच्छा, इस बीच पीवीआर पर फोकस करते हैं। ये एक स्टॉक है जो बार बार रेकमेंड हुआ है, लेकिन लग्जरी सिनेमा के विस्तार पर पीवीआर आइनॉक्स काफी अब जोर देने लगा है। कंपनी ने पुणे में 7 स्क्रीन वाला पहला सुपर लग्जरी मल्टीप्लेक्स खोला। इसमें 5 स्क्रीन डायरेक्टर्स कट सुपर लग्जरी सिनेमा है। ये फॉर्मेट कंपनी के लिए क्या लेकर आएगा, इसी पर हमारी संवाददाता शिप्रा राणा ने पीवीआर आइनॉक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय बिजली से बात की। ये जो स्क्रीन डायरेक्टर्स कट क्या है, आईसीआई में क्या डिफरेंस है, हाँ। जो मेन स्ट्रीम नॉर्मल जो फॉर्मेट्स है उसमें क्या डिफरेंस है, प्राइसेस के रिलेटेड आप वो बताइए प्लीज। अच्छा, आपने काफी कुछ पूछा। नहीं, पहली चीज तो ये है कि आपने पूछा कि किस तरह का कंटेंट प्ले करेंगे। तो इंडिया के अंदर पिछले साल 1700 पिक्चरें रिलीज हुई थी, सारी लैंग्वेजेस की, 15 लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी, सब मिला के, बंगाली। तो हम और हमारी 1700 स्क्रीन्स हैं। हमें तो सारी पिक्चर चलानी है, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है और इतना टेस्ट और प्रेफरेंसेस लोगों के डिफरेंट हैं, एंड वी आर इन अबाउट 120 ऑड सिटीज़ नाउ। तो हम तो जो भी पिक्चर हमें मिलती है हम उसको चलाते हैं। सेकेंड इसके जो एक तरफ मूवीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी है,
और दूसरी तरफ कस्टमर की प्रेफरेंस की बहुत वैरायटी है। एक होमोजेनस मार्केट नहीं है इंडिया। इंडिया के अंदर कोई कहता है मुझे इस तरह की लग्जरी सीट जाएगी तभी मैं बाहर आऊँगा, कोई कहता है मुझे 150 रुपये की टिकट होगी तभी मैं बाहर आऊँगा, कोई कहेगा कि मुझे स्क्रीन 14 मीटर की चाहिए तो उसके लिए IMAX करना पड़ेगा, कोई कहेगा मुझे आइस चाहिए जो आप पूछ रहे हैं। आइस स्टैंड्स फॉर इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस। एंड व्हाई इज इट इमर्सिव इज बिकॉज दीज पैनल्स लाइट अप। अभी हमारा यहाँ वाला खुला नहीं है पर 3 आइस खुल चुके हैं इंडिया में। तो उसके अंदर जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो कलर स्क्रीन पे आ रहे हैं वही कलर्स और स्पेशल इफेक्ट्स साइड पे पैनल पे भी आ रहे हैं। और सीट स्ट्रेट नहीं है, वो रेडियल है। तो उससे कोई कहता है मुझे, कोई कहता है 4DX चाहिए। 4DX में सिमुलेशन होती है, धुआं निकलता है, साउंड निकलता है, काफ़ी कुछ होता है। तो आई थिंक इंडिया की जो मार्केट है उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मैं शुरू से, मुझे 34 ईयर्स हो गए करते हुए, तो मुझे था कि हर आदमी, हर टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए हमको ये ब्लैक बॉक्सेस बनाने हैं, एक एक्सपीरियंस बनाना है। और ये जहाँ पर हम अभी बैठे हैं, यहाँ पर पुणे में हमारी 11th प्रॉपर्टी 71st स्क्रीन है। देयर लॉट्स ऑफ सिनेमाज हियर। आई वाज वेरी कीन कि हमको ऐसा सिनेमा बनाना चाहिए जो अभी पुणे की सिटी ने देखा ही नहीं है। और कोरेगांव पार्क एक बहुत एफ्लुएंट एरिया, यहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स आ रही हैं, ब्रुकफील्ड ने पीछे लिया है, लेक शोर ने बहुत अच्छा मॉल बनाया है। तो पहले हमने देखा मॉल की पोजीशनिंग क्या है, किस तरह के ब्रांड्स हैं। यहाँ पर एप्पल खुलने वाला है, वेस्टम है, पॉल है, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, अंबानी के एक्सचेंज, ये वो अंडर आर्मर। तो मैंने कहा फिर यहाँ पर तो एक ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी प्रीमियम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सीटें कम है, ओनली 789 सीट्स हैं, बट इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब इसी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्राइसेस कैसे वेरी करते हैं, अगर आप बता सकें कि पर टिकट कितना बढ़ता है तीनों के हिसाब से, तो ये दर्शकों को ज़्यादा पता चल जाएगा। सैचुरेटेड वेल प्राइसेस तो हमारी फ्लेक्सिबल प्राइसिंग है, मॉर्निंग शोज पे अलग होते हैं। सो इस पर्टिकुलर ऑडिटोरियम नहीं, कॉम्प्लेक्स के आई थिंक एनीथिंग बिटवीन 350 to 650 विल बी द प्राइसिंग, डिपेंडिंग अपॉन मॉर्निंग, नाइट, वीकेंड, वीकडे, मूवी। PVR पासपोर्ट काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, और वैसे ही और स्ट्रैटेजीज आप देख रहे हैं आगे के लिए? एब्सोल्युटली। तो हमें तो बहुत लोगों को सिनेमा लाना है तो ये 349 पासपोर्ट जिसके अंदर आप 4 पिक्चरें महीने में देख सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी मंडे टू फ्राइडे के लिए, मंडे टू थर्सडे 99 रुपीज़ का जो अनलिमिटेड ऑफर ऑन पॉपकॉर्न एंड पेप्सी, एक और ऐसी थी। वैसे भी काफ़ी फ्लेक्सी प्राइसिंग है हमारी। तो इस तरह के तो हमारे ऑफर्स एंड स्कीम्स आते रहेंगे टू गेट पीपल, स्टिमुलेट डिमांड। इंटरेस्टिंग थी ये मंत्रा बातचीत। अभी मैं हर्षदा से इस पर बात करूंगा, एक काम करेंगे, लेकिन पहले यतिन के पास चलते हैं। यतिन, डीलर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, उससे थोड़ा सा मुखातिब होते हैं। बाजार न्यूट्रल है, आई मीन रिकवरी अच्छी है, बट एग्जैक्टली कॉलराइटिस के जोन में नहीं जा पाए। लेकिन यतिन, डीलर्स का मूड और क्या चेज कर रहे हैं इस वक्त को? देखिए, 2 स्टॉक्स जो आज डीलर्स रेकमेंड कर रहे हैं। सबसे पहले SBI, डीलर्स BTHT की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। रिजल्ट्स के पहले कल नतीजे आएंगे और मार्केट आज में नतीजे आएंगे। उसके पहले डीलर्स को लगता है कि 815-825 तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। तो वो एक BTHT की सलाह अपने क्लाइंट्स को यहाँ दे रहे हैं और बहुत सारे HNIs यहाँ शेयर्स खरीद रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 5% से ऊपर है रिजल्ट्स के पहले, यानी रिजल्ट्स के पहले फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा ABB, ये भी कंपनी बहुत जल्द रिजल्ट्स लेके आएगी, लेकिन डीलर्स की अगर आप माने तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और पोजिशनली 7,400-7,500 तक के लेवल्स डीलर्स को दिखते हैं कि ABB में आने के लिए बहुत बहुत कम टाइम लगेगा। और कहीं ना कहीं आज ओपन इंटरेस्ट लगभग 3% बढ़ा है और यहाँ भी फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। चलिए, तो डीलर्स की एक्सपेक्टेशन, जिन स्टॉक, ये बाय रिकमेंडेशन नहीं, याद रखिएगा बस। आई थिंक डीलर्स के मूड और सेंटीमेंट का चेक है आपकी स्क्रीन पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रायर टू नंबर्स और ABB एट ऑल टाइम हाई। आप ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज पे अप्रोच लेंगे। लेकिन मानस, क्या कैरी करेंगे आप थर्सडे मॉर्निंग के लिए फॉर एक्सपायरी डे ऑफ निफ्टी? देखिए, चंबल फर्टिलाइजर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हुआ है 440 से 390 तक। स्टॉक ने आज रीगेन किया अपने 20 डे मूविंग एवरेज को, 10 डे मूविंग एवरेज को। वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं। तो चंबल फर्टिलाइजर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 399 के रहेंगे। इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए 399 के स्टॉप लॉस से 420 के टारगेट के लिए। ओके, चंबल फर्टिलाइजर्स। प्रकाश सर, आप क्या पिक करेंगे?
मैं पिक करूंगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ट्रेड करे 3857, स्टॉप होगा 3810, टारगेट होगा 4000। HAL हाल पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। चंदन, आपका ट्रेड? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा डी मार्ट पे। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिला है, पॉजिटिव प्राइस सेटअप है और 3-4 दिन पहले इसने लगभग 4450 का बेस बनाया और इसका जो पहले का हार्डल था 4880, 4890 वो डिसाइसिवली पार हुआ है। ईयरली चार्ट पे एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, तो बड़ा मूव है, मोमेंटम बना हुआ है। मोमेंटम में ही खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4740 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 5000 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। डीमार्ट में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। अमित, आप क्या पिक करेंगे? जी मैम, मैं गेल को लेके जाऊंगा। गेल में हमने एक अच्छा खासा पुल बैक देखा 50 डेमा से। स्टॉक ने अपना 20 डेमा रिगेन कर लिया है। स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है। छोटा सा एक 199 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रहेंगे 205 रुपए के। ओके गेल। राजेश जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेन जी, मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है। 2448, 2460 ये इसका सपोर्ट जोन है। इस जोन को इसने बार बार टेस्ट किया, रिस्पेक्ट किया है। एट अ लेवल ऑफ 2484 इट्स अ बाय इन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। स्टॉप लॉस होगा 2440 का। मुझे लगता है 2500 जैसे ही लांगेगा, पैसे ही पार करेगा, उसके बाद बड़ी रैली मिलेगी। सो मैं लॉन्ग करूंगा फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ 2550 एंड देन 2580 बालकृष्ण। ओके चलिए, अब एक काम करते हैं, इंडस्ट्रीज पे आता हूँ। और डायरेक्टर साहब, इंडस्ट्रीज पे रणनीति बनाने से पहले एक बार जरा निफ्टी को ड्रॉ कर दीजिए और निफ्टी के ऊपर आप 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डाल दीजिए। याद रखिएगा, एक बड़े डिप के बाद अगर आप मैं इस रेंज का हाई मान के चलूँ, लास्ट फ्राइडे को इट वाज आई थिंक 22800, अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट है। ये हुआ है सीरीज के फर्स्ट पार्ट में। एक बात याद रखिएगा, अगर मैं सिर्फ अप्रैल 18 को छोड़ दूं तो अमूमन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आपने आके बॉटम आउट होने का बिहेवियर दिखाया है। ये कब कब दिखाया है? ये जनवरी 2023 में दिखाया था, मतलब 24 की 23 जनवरी को, उसके बाद 14 फरवरी को, उसके बाद 19 मार्च को। 3 बार हो चुका है। एक बार हमने ओवर एक्सीड कर दिया था अपने फॉल को। याद रखिएगा, हम आज एक ग्रीन कैंडल क्रिएट करके जा रहे हैं एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दो चीज़ें हैं। पॉजिटिव क्या है? यू आर क्रिएटिंग ए ग्रीन कैंडल, बाय कैंडल एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दूसरी चीज़, कॉल राइटर कल की एक्सपायरी का 22,400 का अभी भी स्ट्रांगली बैठा हुआ है, यानी मुझे ट्रेड कैरी करने में कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। भले ही आज ट्रेड ने, सेल ऑन राइज ने और बाय ऑन डिप्स ने 70, 80, 90 पॉइंट का मूव आइदर साइड दिया, लेकिन ट्रेड लेने में फ़ायदा नहीं है। ग्लोबल सेटअप अब भी स्ट्रांग है और आपका सेटअप कमज़ोर है। बेटर है एक बार कल कोई थ्रेशहोल्ड पॉइंट पार हो तो ट्रेड पिक करेंगे, एल्स अवॉइड इट। जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, मैं निफ्टी बैंक को भी अवॉइड करने को बोल रहा हूँ। क्यों? ज़रा प्लीज़ चार्ट लेके आइएगा। आप एग्जैक्टली मिडिल में हैं, 20 डेमा के नीचे, 50 डेमा के ऊपर। एक्सपायरी आपने बता दी, लेकिन याद रखिएगा नए कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में भी 48,500 पे, 48,400 पे, 48,300 पे और नीचे 47,700 पे, 47,500 पे, 47,600 पे पुट राइटर्स हैं। तो इंडेक्स को ओवरनाइट कैरी मत कीजिए। आवाज़ की रणनीति के मुताबिक कल कोई थ्रेशहोल्ड पॉइंट पार होगा तो लेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। लेके आइए ब्रेथ एंड डेरिवेटिव्स। क्या रही? परसों 90, कल 110 शॉर्ट्स थे। आइए देखते हैं आज कितने हैं। आज लॉन्ग 102 हैं। दैट्स गुड। दैट मीन्स जो ब्रेथ थी डेरिवेटिव्स में आज थोड़ी सी इंप्रूव साइड पे थी। बाय शॉर्ट कवरिंग 55 शॉर्ट, 4 लॉन्ग अनवाइंडिंग। फिर आएंगे जरा डिजिट्स पे, मतलब डिजिट्स के बाद स्लाइड्स पे। लॉन्ग कहाँ पर विजिबल थी? भारत फॉर्ज, स्टार पैक प्राइस परफॉर्मेंस ऑल टाइम हाई, क्रॉम्पटन, REC, PFC और क्लैरिफिकेशंस के बाद फाइनली अगर आप देखेंगे अच्छा मूव चंबल फर्टिलाइजर्स तक 4.25% ऊपर रहा। शॉर्ट बिल्डअप था शॉर्ट कवरिंग बायोकॉन में, वोडाफोन आइडिया में, GMR एयरपोर्ट्स, BPCL सेल में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई। और नेक्स्ट स्लाइड, जो चंक आज थोड़ा सा रिड्यूस नजर आया, मतलब कम था जहाँ पे आज शॉर्टिंग, वोल्टास अर्निंग्स के बाद, पिडलाइट अर्निंग्स के बाद, मन्नापुरम फाइनेंस फाइनली अगर आप देखें थोड़ा सा प्रेशर में। कैनरा बैंक मेरे ख्याल से बीते 1 साल का सबसे बुरा दौर कैनरा बैंक विटनेस करता हुआ 3.25% नीचे, 3 दिन कंसेक्यूटिव सेलिंग बिलो आई थिंक 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज।
और लॉन्ग अनवाइंडिंग मुथूट फाइनेंस में एचयूएल में कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज कोलैप्स था। और एकल फाइनेंशियल सर्विसेज, सेवन फाइनेंशियल सर्विसेज, वोडाफोन गलत आ रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पे, लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं होगी अभी क्योंकि लॉन्ग साइड पे ये विजिबल था। और एक दो स्टॉक्स को मार्क कर देता हूँ जो कि अच्छा आज मूव देखे जा रहे हैं। लुक एट यूनाइटेड स्पिरिट्स 2.5% ऊपर 1240। प्रकाश सर, कैरी करना चाहिए इसको? यूनाइटेड स्पिरिट्स बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट ये मेरे शॉर्टलिस्ट में था स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट्स, और मैं शायद हो रहा था कि कल सुबह दूंगा 10 मॉर्निंग कॉल के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत ही बढ़िया, आज सुबह हमने इसकी बात भी की थी, डिस्कस भी किया था। 1236 पर ट्रेड कर रहा है, 1220 का एक स्टॉप लगा चले। ये बीटीएसटी के तौर पे अभी भी बनते, अगर वक्त है तो ये 1300-1400 जाएगा। और मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, ये मेरे इन्वेस्टमेंट ग्रेड पोर्टफोलियो में है और मैं जल्दी बेचने वाला हूँ। तो यूएसएल में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती दिखाई दे रही है। सुबह शुरुआत यूबीएल के साथ हुई, अब शाम हो रही है यूएसएल के साथ। अच्छा, जाते जाते एक बार हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एलआईसी हाउसिंग पर नजर डालिएगा। मानस बताइए, क्या ये एक ट्रेड कल के लिए भी कारगर साबित होगा या नहीं? 2.5% का इजाफा। देखिए, क्लोजिंग तो बेहतर हो रही है क्योंकि लोअर लेवल पे जो कल के लोस थे उसको स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं। 624 के स्टॉप लॉस लगाइए। कल अगर ये 645 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो आई थिंक 670 तक के भाव भी आपको एलआईसी हाउसिंग देखने को मिल सकते हैं। पॉलीकैब में अच्छी तेजी बनी। चंदन, ये एक ट्रेड आप लोगों के रेडार पर लौट रहा है क्या? बिल्कुल, पॉलीकैब कंटिन्यूसली रेडार में है और आप देखोगे वीकली चार्ट पे तो लगातार पिछले 15-16 वीक से यहाँ पे हाई टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। यूजुअली पहले स्टॉक वोलेटाइल होता था न्यू हाइज पे, बट अब जिस हिसाब से डिसाइसिव होल्ड हो रहे हैं और पुराने हाइज है वो डिसाइसिवली पार हो रहे हैं, इंडिकेट कर अप मूव बनना चाहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कल के डिक्लाइन के बाद आज वापस स्ट्रेंथ बनी हुई है जो क्लियरली एक अप मूव का साइन दे रहा है। तो 5800 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में कम से कम 6120 तक के टारगेट यहाँ से बनने चाहिए। ये हर्षता आपके मुंह से यूं ही चलते चलते निकल गया या फिर ये टोंट कसी थी आपने? सुबह यूबीएल के साथ, शाम यूएसएल के साथ, ये ऐसे निकल गया? वीरू, जो फैक्ट है वो मैंने सामने रखा। सुबह में पहला ट्रेड आई थिंक यूबीएल आप लोग डिस्कस कर रहे थे और शाम को यूएसएल कर रहे हैं। अब देखिए, फैक्ट से मैं दूर नहीं हूँ बिल्कुल भी, एब्सोल्युटली ऑन द फैक्ट। गौरांग सर, एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली ऑन डॉट, इसमें कोई शक नहीं है। भाव के साथ चलना चाहिए। आई एग्री। गौरांग जी ने कहा भाई महिलाओं से कौन पंगे लेगा, छोड़ो, जो बोल रही है ठीक बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं। जो सही बोल रही हूँ मैं, गलत की बात ही नहीं है। ये आप अलग कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हो वीरू। ये आप फंसोगे, वीरेंद्र अपने चक्रव्यूह में फंसोगे वीरू। वीरेंद्र, ये जो बात करी ना आपने, ये गलत बात करी। मेरे ख्याल से जो सही है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है प्रकाश सर, मैं निपटेंगे, चिंता मत करिए। अब एक काम करते हैं, बैन अपडेट आपकी स्क्रीन पे। प्रकाश सर कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, अभी आप भी तो आगे लौट आए ना, तो आपकी भी याद आती है बहुत। चलिए, बैन अपडेट रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे। बैन में कौन कौन जा सकता है अभी याद रखिएगा, जो बैन लिस्ट में है, और बैन में कौन जा सकते हैं याद रखिएगा। कैनरा बैंक 105% हो गई है। पेरेबल एंटरप्राइजेस यहाँ पे लगभग 100% हो गई लिमिट। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि बैन में जा सकते हैं। 105 कैनरा बैंक हिट कर चुका है। ABFRL 48 बाहर आ सकते हैं, जो कि वो है ABFRL, क्योंकि अब रिड्यूस होकर 84, बायोकॉन 82% पे। ये दो स्टॉक जो है वो कि एग्जिट ले सकते हैं पॉसिबल। चलिए काम करते हैं, अब चलते हैं हर्षदा के पास बड़ी बॉल पे इस क्लोजिंग को देखने के लिए। हर्षदा, ओवर टू यू। क्लोजिंग तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस के सामने थोड़ी बेहतर है, भले ही 6 पॉइंट ऊपर ही सही, लेकिन हल्के ग्रीन टोन के साथ हम क्लोज करते हुए दिखाई देंगे। लगभग 5-6 पॉइंट का ही इजाफा, लेकिन 22,309 पर आकर जाकर टिक रहा है। निफ्टी 50 जहां पर आज सुबह में 22,185 तक का लेवल देखने को मिला था लोअर साइड पर। निफ्टी बैंक हवेवर आज फिर कमजोर, करीब 206 अंकों के नुकसान पर यहां पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है। मिड कैप्स में एक अच्छा सॉलिड पुल बैक देखने को मिला और काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स थे दरअसल जो मिड कैप्स में आज जमे हैं तेजी में। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कुछ तेजी आती हुई, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो फैरली पॉजिटिव है, लेकिन एक बहुत शांत क्लोज इंडेक्स के लिए आपको दिखाई देगा।
किन स्टॉक्स में एक्शन बना, उसमें कुछ मिड कैप कंपनियों के नाम मैं फटाफट से लेना चाहूंगी। आईजीएल आपको याद होगा आज सुबह से ही तेजी में है। नंबर्स वैसे कुछ खास नहीं थे लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है आज। इसके अलावा भारत फोर्ज, आरईसी, पीएफसी जैसे काउंटर्स में जोरदार खरीदारी बनती दिखाई दी है। आज पॉलीकैब में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। ये कुछ काउंटर्स है। भारत फोर्ज जब हम चर्चा कर रहे थे सिर्फ 7-8% ऊपर था, क्लोजिंग आपको 16% ऊपर दिखाई दे रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिनके बल पर हमने देखा एक अच्छा खासा मूव मार्केट में स्पेशली मिड कैप इंडेक्स में आया। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं अब हीट मैप, जहां पर साफ हो जाएगा कि इंडेक्स को ड्रैग क्या कर रहा था और कहां पर क्लोज आ रही है। तो डॉक्टर रेड्डीज, एशियन पेंट, ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक ये कुछ लूजर्स रहे हैं। एचयूएल जैसे काउंटर्स में मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है। बैंकों में दरअसल जो ड्रैगर साबित हुए, एक तो एचडीएफसी बैंक जो 1.5% नीचे, आईसीआईसीआई में आधे % तक का नुकसान देखने को मिला। इंडसइंड बैंक में भी दबाव बनता दिखाई दिया है। ये कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने दरअसल मार्केट पर प्रेशर डाला। आज एचसीएल टेक, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स भी बैकफुट पर ही थे। बीपीसीएल कल नंबर से पहले तेजी में, हीरो के नंबर्स अच्छे थे तो वहां पर खरीदारी। टाटा मोटर्स के परसों नंबर्स आएंगे, उसके पहले तेजी बनती दिखाई दी। हिंडाल्को, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स तेजी में। और एलएनटी में हमने देखा नंबर से ठीक पहले तेजी आती हुई। आज रिलायंस का भी साथ रहा है। तो कुल मिलाकर एक डिसेंट रिकवरी, भले ही वो प्राइस एक्शन ज्यादा ना देखने को मिला हो लेकिन पॉजिटिव में जाकर मार्केट टिका है। ये एक चीज है जिस पर हमें जोर देना है। 22,300 पर आज बाजार टिकता हुआ। फटाफट से सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला क्या रंग लाया है। सेंचुरी टेक्सटाइल 6.5% ऊपर, फिलिप्स कार्बन में 3% के गेंस, एसआरएफ शॉर्ट साइड पर था, बीपीसीएल में 2-2.5% तक की तेजी। नीरज के आउट परफॉर्मेंस। आशीष ने क्या कुछ चुना, तो 2 मंदी वाले ट्रेड्स, एक सोनाटा और दूसरा वोल्टास, फिर पेनिनसुला लैंड, कार ट्रेड तेजी में इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। ओके, तो अगर आप इस सेशन को टेक्निकली देखें तो आज हमने एक पॉज दिया स्पेशली फॉर निफ्टी एंड थैंक्स टू रिलायंस जो हमें ये पॉज मिला। और आज का मोर और लेस अगर आप देखें 2 सेशन का लो, 2 सेशन की जो डिफाइंड लोअर ट्रैजेक्टरी रही, दैट्स 50 डे एक्सपेंशन एवरेज। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। एक 3-4 सेशन के सेल ऑफ के बाद कल एक्सपायरी डे होगा। आज 22,200 पे 22,300 पे पुट राइटर्स हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। कल हश्ता मैं, नीरज जी, आशीष और अनुज आपसे फिर करेंगे मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी मुलाकात। गौरांग से भी होगी कुछ ना कुछ बात, कल फिर करेंगे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।